इंतजार कर लो, मैं अपना मोबाइल पूरी बैटरी चार्ज करके लाया हूँ। आज काफी लंबी क्लास होने वाली है। मैं रुकेगा नहीं साला, मैं रुकेगा नहीं साला, ठीक है। चलिए देखिए, ये नहीं, चलिए अब आ जाइए। आज हम एक नया टॉपिक लेंगे। पिछली क्लास में अब हम पिछली क्लास में हमने रदरफोर्ड की बातें सुनी थी। रदरफोर्ड ने किस तरीके से अपना एटॉमिक मॉडल दिया। क्या दिया था कि न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स के चारों ओर घूम रहे हैं, ठीक है, और घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो इलेक्ट्रिक फोर्स से मिल जाएगी, ठीक है। ये रदरफोर्ड ने बातें बताई। लेकिन पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि वो दो जगह फेल भी हुए। पहला फेलियर ये था उनका कि वो एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाए थे। ध्यान है ना, मैं सब कुछ तो नहीं बताऊंगा पिछली क्लास का, लेकिन ध्यान करो, वो एक एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाए क्योंकि क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने ये चुल कर दी उनके में, ठीक है। मैंने मीम भी तो भेजा था, बस निकल गई हवा, ठीक। उन्होंने ये बोला कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल है और एसिलरेटेड है, चार्ज प्लस एसिलरेटेड का कॉम्बो हो तो वो ईएम वेव निकालता है सिस्टम। और जो सिस्टम ईएम वेव निकालेगा उसकी खुद की एनर्जी कंटिन्यूअसली कम होती जाएगी, वो एटम कोलैप्स कर जाना चाहिए। तो आपका तो एटम ही स्टेबल नहीं है। दूसरी चीज, लाइमन बामर पार्शन, इन्होंने जो स्पेक्ट्रम देखे थे हाइड्रोजन में से निकलने वाली, अचानक से निकलने वाली लाइट देखी थी। समझाने के लिए बोल रहा हूँ, प्रॉपर वर्ड स्पेक्ट्रम ही होता है। अचानक से लाइट देखी थी, उसका भी एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड के पास नहीं था। यदि एटम में से लाइट निकल रही है तो क्या कुछ एटम के अंदर और भी है क्या, कुछ कोई अंदर जुगनू फुगनू बैठा है क्या जो अचानक से कैमरे से फ्लैश मार देता है। तो आइए, बोर ने कहा कि इन पजल को तो मैंने सॉल्व कर लिया है, इन पजल्स को मैंने सॉल्व कर लिया है। तो अब आज हम पढ़ेंगे बोर एटॉमिक मॉडल। हालांकि वो एक और चीज बता दो, बोर एटॉमिक मॉडल, ये कोई भगवान नहीं थे कि इन्होंने बिल्कुल 100% एटम को बिल्कुल एक्यूरेटली पता कर लिया। बहुत सी और भी बातें थी जो वो नहीं पता कर पाए, फिर आगे जाके एटम और अपडेट हुआ, है ना, धीमे धीमे धीमे, लेकिन हमारा सिलेबस यहीं तक है, ठीक है। बोर एटॉमिक मॉडल, तो उन्होंने 3 बातें बताई जिन्हें बोर के पोस्टुलेट बोला जाता है, बोर के पोस्टुलेट बोला जाता है जिन्हें, उन्होंने 3 बातें बताई। तो चलिए, पहली बात क्या थी, उन्होंने बोला कि रदरफोर्ड 101% सही थे। रदरफोर्ड की सारी बातें यूज करी, रदरफोर्ड की सारी बातें, मतलब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पूरा का पूरा उठाया उन्होंने, प्लस अपना एक तड़का और डाला उन्होंने, अपना एक तड़का और डाला, और उस तड़के का नाम था स्टेशनरी ऑर्बिट। अभी समझाऊंगा मैं इसे। स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब जो पहला पोस्टुलेट है उसमें रदरफोर्ड की बातें करनी है हमें सारी, प्लस उनका जो तड़का था स्टेशनरी ऑर्बिट। और स्टेशनरी ऑर्बिट का एक और नाम है नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट, नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट। उन्होंने क्या बताया कि देखिए, जैसे ये कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से सॉल्व हो ही नहीं था। ये चुल्ल किसने करी थी, ये वाली चुल्ल किसने करी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने ना, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हमें आपको सबको सिखाया गया है कि चार्ज प्लस एक्सिलरेटेड का कॉम्बो हो तो वो सिस्टम, वो चार्ज ईएम वेव निकालता है। लेकिन उन्होंने एक चीज ढूंढी, उन्होंने ये बात बोली कि हर थ्योरी हर जगह नहीं लगती है, हर थ्योरी को आप हर जगह नहीं पेल सकते ना। आप ताजा ताजा उदाहरण लीजिए, आप वेव थ्योरी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं एक्सप्लेन कर सकते, ठीक है, और क्वांटम थ्योरी से इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन नहीं एक्सप्लेन कर सकते। फिजिक्स में ऐसी बहुत सी थ्योरी है जहां कंडीशन अप्लाइड है। आप बताइए, v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और जो तीसरी इक्वेशन मैं लिख नहीं रहा हूं, बोल देता हूं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, इन तक में तो कंडीशन अप्लाइड होती है। ये कौन सी थ्योरी हर समय लग जाती है, ये तब लगती है जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो। आप कूलम्ब लॉ लीजिए, कूलम्ब लॉ में शर्त है, कूलम्ब लॉ में शर्त है, कितनी सारी शर्तें, चार्ज s पे होना चाहिए, है ना, चार्ज पॉइंट चार्ज होने चाहिए, और उनकी बीच की डिस्टेंस 10 टू द पावर -14 से कम नहीं होनी चाहिए। कितनी सारी शर्तें हैं उसमें कूलम्ब लॉ लगाने में, तब जाके वो वैलिड होता है। तो उन्होंने बोला कि हमें यदि एटम को समझना है, एटम को समझना है तो इस थ्योरी से पिंड छुड़ाना पड़ेगा। मतलब इन शॉर्ट उन्होंने बोला कि जैसे वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में नहीं लगती ना, वैसे ही आपकी ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है जिसकी वजह से चुल हो रही है, वो थ्योरी यहां आपको अप्लाई करनी ही नहीं। इन शॉर्ट, एटॉमिक लेवल पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की कोई थ्योरी काम नहीं करती है। एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में शर्त आ गई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वही
कि चार्ज पार्टिकल आइसोलेटेड हो, जो हमने ईएम बेस में पढ़ी है, वो आपको एटॉमिक ग्राउंड पर, एटॉमिक लेवल पर नहीं लगानी है, एटम की डायमेंशंस पे नहीं लगानी है। अब जब उन्होंने इस थ्योरी को ही एक्सेप्ट नहीं किया तो सीधी सी बात है, अब तो एटम एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा ना, अब तो एनर्जी एटम ये फिर तो ये रहा न्यूक्लियस प्लस जेड ई प्लस जेड ई, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। क्योंकि जब वो इस थ्योरी को ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो अब उस थ्योरी के जो जिस थ्योरी ने चुल्ल करी थी वो चुल्ल भी खत्म हो गई। अब इस शब्द का मतलब समझिए, जब ये भले ही चार्ज है, भले ही एक्सेलरेटेड है, पर है तो एटम के अंदर ना, और एटम के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी नहीं लगेगी, ऐसा बोर ने बोला। फिर उन्होंने, अब आप बताइए, जब ये एनर्जी रेडिएट ही नहीं करेगा तो भैया ऑर्बिट कैसी हो गई? स्टेशनरी। इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं हुआ, ऑर्बिट स्टेशनरी मतलब ऐसी ऑर्बिट नहीं होगी कि वो चेंज कर रहा है अपनी ऑर्बिट को। इज इट ओके? तो ऑर्बिट, या यूं कहिए नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट, कि इलेक्ट्रॉन जब अपनी ऑर्बिट में घूमेगा तो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट। और उस इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए वो मैथमेटिक्स को रदरफोर्ड नहीं दे दी थी, ये वाली, कि जब भी कोई बंदा सर्कल में घूमता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और सेंट्रीपिटल फोर्स का सोर्स Fe होगा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब आप सेंट्रीपिटल फोर्स ही नहीं जानते तो आपके लिए लाइन ही पेनफुल होगी, नो डाउट। जिसने सेंट्रीपिटल फोर्स आज पहली बार सुना है उसके लिए तो ये लाइन ही पेनफुल होगी, पर मैं बार बार बैक गेम नहीं डाल सकता ना। जो बंदा सर्किल में घूमता है उसे सर्किल में घूमने के लिए ये टिकट चाहिए, वो टिकट को इस बार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड कराएगा। या इसका उल्टा, वो तो भगाओ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घूमने में खर्च हो रही है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन खिंच चुका होता। तो पहली बात तो ये कि उसे तो तुम भूल जाओ, तो ये चुल्ल खत्म हुई। अब दो बातें उन्होंने और अलग बताई, दूसरी बात सुनते हैं। उन्होंने बोला कि मैंने एक और चीज नोटिस की है, उन्होंने एटम पे, यार उनके क्रेडिट बनता है, सनक होती है इन लोगों में, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने की उन्होंने इतना सारा डाटा इकट्ठा कर लिया। तो उन्होंने एक और चीज नोटिस करी कि जब मैंने ऐसे डाटा इकट्ठे किए हैं, वो डाटा मुझे ये बता रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन घूमता है ना, अच्छा घूमने वाली बॉडी है ना, आपने एक फिजिकल क्वांटिटी का नाम सुना होगा, एंगुलर मोमेंटम। और जो सर्किल में बंदा घूमता है उसका एंगुलर मोमेंटम mvr होता है। जो भी बंदा सर्किल में घूमेगा उस सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हमेशा mvr होता है, जो सर्किल में घूमता है, ठीक है, जिसमें m का मतलब घूमने वाले का मास। फिलहाल इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन की स्पीड, और जिस ऑर्बिट में घूम रहा है वो रेडियस। उन्होंने इस एंगुलर मोमेंटम में एक अजीब सी बात या एक बड़ी शानदार बात नोटिस करी कि आप सोचो कि एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कुछ भी हो जाए, उन्होंने कहा नहीं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमता है जहां उसका एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू h/2π के इंटीजर मल्टीपल में ही मिलेगी। only those orbits are allowed or permitted जिसमें एंगुलर मोमेंटम, लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू h/2π का इंटीजर मल्टीपल, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 होंगी, जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम बोलेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इस n की वैल्यू 1, पहली ऑर्बिट में होगा तो 1, इलेक्ट्रॉन दूसरी ऑर्बिट में होगा तो 2, तीसरी ऑर्बिट में होगा तो 3 एंड सो ऑन। अब मैंने बोल दिया, ये तो मैंने किताबी ज्ञान दे दिया आपको, थोड़ा और समझते हैं क्योंकि थोड़ा ऊपर भी गया होगा, अभी शायद यहां पूरी तरीके से नहीं गया। एक्चुअली देखिए उन्होंने क्या नोटिस किया कि जिस तरीके का एंगुलर मोमेंटम का डाटा है, मैंने डाटा इकट्ठा करके पाया कि एंगुलर मोमेंटम की सारी पॉसिबल वैल्यूज नहीं होती जब तक इलेक्ट्रॉन एटम का हिस्सा है। मतलब इमेजिन करिए, थोड़ी देर के लिए हम और आप ये मान लें कि h/2π की लुट पिट के वैल्यू 6 आ रही है। मान लीजिए आएगी तो कुछ और, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि h/2π लुट पिट के वैल्यू आ रही है 6। तो उन्होंने बोला कि ये जो एंगुलर मोमेंटम है, इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा होगा, या तो उसका एंगुलर मोमेंटम 1 into 6, क्योंकि मैंने उसको 6 मान लिया ना, 6, या फिर उसका एंगुलर मोमेंटम 2 into 6 यानी 12, या फिर उसका एंगुलर मोमेंटम 3 into 6 यानी 18, उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीजर मल्टीपल ही मिलेगा।
मतलब आप सोचो कि एंगुलर मोमेंटम कुछ भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, ना, कुछ भी नहीं मिलेगा। ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड जिसमें एंगुलर मोमेंटम इसके मल्टीपल में मिलेगा। आइए और कोशिश करता हूं समझाने की। एक्चुअली आपने जब ये 12th सेशन स्टार्ट किया ही किया था तो आपने एक चीज पढ़ी थी कि चार्ज के साथ भी ऐसी कोई शर्त थी, NE। चार्ज की सारी वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। चार्ज केवल कुछ टर्म में ही मिलेगा, उसकी कुछ डेफिनेट वैल्यूज ही मिलेंगी। जैसे यदि मैं n की वैल्यू 1 रख दूं तो चार्ज कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यदि मैं n की वैल्यू 2 रख दूं तो चार्ज आपको 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। n की वैल्यू 3 रख दूं तो 4.8। तो अब आप बताइए, चार्ज की सारी वैल्यूज पॉसिबल नहीं है ना। चार्ज सीधे 1.6 के बाद 3.2, 3.2 के बाद 4.8 ही मिलेगा। वो चार्ज ही नहीं हो सकता। यदि मैं आपसे कहूं क्या ऐसा चार्ज इन दोनों के बीच में मैंने कोई नंबर लिया, मान लो 2.4 इंटू 10⁻⁻19, क्या जब ऐसा चार्ज होता ही नहीं है तो मिलेगा भी नहीं। मतलब हमने ये सीखा था कि इस टाइप के चार्ज होते ही नहीं है, या तो चार्ज ये मिलेगा या ये मिलेगा या ये। क्या मैथ में 1.6 के बाद सीधे 3.2 आता है क्या? नहीं, मैथ में तो बहुत सारे नंबर है। 1.6 के बाद 1.7, 1.8, 1.9 और भी बहुत से नंबर है। पर चार्ज को ये श्राप मिला हुआ है कि तुझे 1.6 के बाद सीधे 3.2 ही मिलेगा, 3.2 के बाद सीधे 4.8 ही वैल्यू मिलेगी। तुझे सारी वैल्यूज को मजा नहीं मिलेगा। तो सोचे कि मैं सारी वैल्यूज का एंजॉय कर लूं। अच्छा, जैसे सपोज करो आप बाजार में साबुन लेने जाते हो, मान लो सपोज करो फेना ही लेना, इस टिकिया का क्या कहना है ना, वही। मान लो आप बस साबुन लोगे, मान लो साबुन की टिकिया का वजन 100 ग्राम है। इमेजिन करो वो जो साबुन की टिकिया है वो 100 ग्राम है। अब आप कहोगे भैया एक साबुन दे दो, तो आपके पास 100 ग्राम वजन आ गया। आप कहोगे भैया मुझे 2 साबुन दे दो, तो आपके पास सीधे 100 के बाद कितना आया 200 ग्राम। भैया 3 साबुन दे दो, है ना, तो सीधे 200 ग्राम के बाद 300 ग्राम। बीच के वजन आपको मिलेंगे ही नहीं साबुन यदि लेना है तो। यदि साबुन लेना है तो 100 ग्राम के बाद सीधे 200 ग्राम मिलेगा, 200 ग्राम के बाद सीधे 300 ग्राम मिलेगा। यानी साबुन को इस तरीके से पैकेट अंदाज किया गया है। आप बोलोगे भैया 2.5 साबुन दे दो, तो ये नहीं है कि वो काट के नहीं देगा। समझ में आ गया? काट के नहीं देगा वो पूरा साबुन की। अब उसमें चुल्ल कर दो तो वो बात अलग है, ठीक है, कि 4.25 साबुन दे दो, है ना। तो कुछ चीजें पैकेट के रूप में डिजाइन की गई है। तो ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम के साथ है, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड जिसमें एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीजर मल्टीपल मिल रहा है, तो वो ऑर्बिट पॉसिबल है, ये तो नहीं है। अब हम कहे एक मिनट यार, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम 7 आ रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम 7 आ रहा है, ना वो 6 में फिट हो रहा है ना 12 है ना, तो ऐसी कोई ऑर्बिट ही नहीं है। मतलब यदि एंगुलर मोमेंटम 7 आ रहा है तो ऑर्बिट ही नहीं है, कोई झूठ बोल रहा है, ऑर्बिट ही नहीं है। आइए एक बार और कोशिश करता हूं इस कंसेप्ट को समझने की। इन शॉर्ट वो एक और तरीके से समझिए इसको, कि जैसे उनका कहना यह था कि जैसे सपोज करो ये सर्कुलर ट्रैक है, गाड़ी घूम रही है और ये न्यूक्लियस है। उनका कहना यह था कि या तो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में होगा, या फिर कुछ डेफिनेट गैप होने के बाद अब अगली ऑर्बिट ये होगी, अगली ऑर्बिट ये होगी। मतलब ऐसे समझ लो सर्कुलर ट्रैक है, बीच में खाई गड्ढा, ठीक है ना। ये रहा न्यूक्लियस। उनका कहना है ये न्यूक्लियस है। उन्होंने कहा कुछ ही ऑर्बिट होती है। आप सोचो कि इलेक्ट्रॉन यहां मिल जाएगा ना, यहां मिल जाएगा ना, यहां मिल जाएगा ना, केवल कुछ डेफिनेट स्पेसिफिक ही ऑर्बिट होती है जहां इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। और वो ऑर्बिट वो होंगी जहां उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होगा। यानी उसका एंगुलर मोमेंटम यहां होगा 6, यहां एंगुलर मोमेंटम उसका होगा 12, यहां एंगुलर मोमेंटम 18। यानी ऐसी कोई ऑर्बिट ही नहीं अलाउड होगी जहां उसका एंगुलर मोमेंटम 7, 8, 9 मिले। आप ऐसे समझ लीजिए कि उसकी ऑर्बिट बीच में गड्ढे हैं, केवल कुछ। अच्छा, जैसे सपोज करो ये मान लो एक मैंने, ठीक है, केवल इतने को देखना, 1 मिनट। सपोज करो ये एक धागा है जिसके एक सिरे पे कुछ बंधा हुआ है। इसको मैं घुमाऊंगा तो एक फिक्स रेडियस में घूम रहा है, घूम रहा है ना। लेकिन यदि मैं इसको, ठीक है ना, ऐसे इसको घुमाऊं और अचानक से उंगली कर दूं, उंगली करने से क्या हुआ बोलो? फिर से देखिए, यदि मैं इसको घुमाऊं, है ना, मान लो ये 25 सेंटीमीटर है, तो ये 25 सेंटीमीटर की रेडियस में घूम रहा है।
अचानक मैंने उंगली कर दी, उंगली करने से क्या हुआ, ये धागा लपेटने में आ गया। अब मुझे बताइए, ये जो था, ये जो ढक्कन था, ढक्कन, ठीक है, 25 सेंटीमीटर की रेडियस में मैं घुमा रहा था, अचानक उंगली करी, तो इसने सारी रेडियस एंजॉय करी या नहीं करी? क्योंकि रेडियस स्लो मोशन में समझिए 25 के बाद 24.5, 24, 23.5, 23, 22 ऐसे होते 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 0 हो गई। इसने सारी रेडियस एंजॉय करी या नहीं करी? करी ना? करी या नहीं करी ये बताओ। ऐसा भी समय आया होगा जब रेडियस 24 हुई होगी, 20 हुई होगी, 19.5 हुई होगी, है ना? अब इस वाले एग्जाम्पल में तो सारी रेडियस उसने एंजॉय करी, लेकिन उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन को ये सुविधा, ये एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा, उसके नसीब में यहां घूमना है घूम ले, यहां घूमना है घूम ले, बीच में नहीं घूमने देंगे, कर्फ्यू लगा हुआ है या ये कुछ भी मान लीजिए गड्ढे। ये था इस थ्योरी का मतलब कि उन्होंने, एक बार फिर से बोल देता हूं, अब शायद मुझे लगता है समझ में आने लगा होगा कि इस थ्योरी से वो क्या कहना चाह रहे हैं, कि कुछ ही ऑर्बिट परमिट होती है, परमिट, अलाउड ऑर्बिट होती है। आप सोचो किसी भी ऑर्बिट में घूम ले, ठीक है, तो ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड इन विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। बाकी तो गड्ढे हैं। इसी को क्वांटाइजेशन कंडीशन बोलते हैं। एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज, यानी पेपर में यदि क्वेश्चन आए कि बोर की क्वांटाइजेशन कंडीशन लिखिए, तो आपको सेकंड पोस्टुलेट ही लिखना है, क्योंकि सेकंड पोस्टुलेट ने ही क्वांटाइजेशन कंडीशन बताई। लेकिन इस बार क्या क्वांटाइज है, देखो एक चीज बताता हूं, आपने चार्ज को क्वांटाइज पढ़ा है 12th में ही, और आज आपने एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज पढ़ लिया कि एंगुलर मोमेंटम भी ब्रैकेट में मिलेगा। और यदि याद हो तो अभी बता देना, नहीं तो मुझे मैसेज कर देना। आपने 12th में ये तीसरी क्वांटाइजेशन कंडीशन पढ़ी है, दूसरी कौन सी पढ़ी थी याद कर लेना, बताना दूसरी कौन सी क्वांटाइजेशन कंडीशन पढ़ी थी। और हमारे 12th में हिंट दे देता हूं थोड़ी, फर्स्ट बुक में पढ़ी थी। अभी याद नहीं आ रही तो मैं अभी आंसर का वेट भी नहीं कर रहा आपका, क्योंकि हमारा उद्देश्य अभी ये नहीं है। बस मैं आपकी नॉलेज देखना चाह रहा हूं कि तीसरी मतलब दूसरी कौन सी क्वांटाइजेशन कंडीशन पढ़ी थी। अब एक और चीज, यदि बोर्ड में क्वेश्चन आता है, बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि क्वांटाइजेशन कंडीशन लिखिए बोर एटॉमिक मॉडल की, तो ये लिख देना। वो कहता है फर्स्ट ऑर्बिट में लिखिए। अक्षत ने लिख भी दिया, शाबाश, 1 मिनट। हाँ, आंसर तो आ गया मेरे पास, और अक्षत के लिए शाबाशी मेरी तरफ से। बाकी और लोग भी सोचना है ना। हाँ अक्षत, ठीक आंसर है आपका। मैं अब आपके आंसर को बोल नहीं रहा, ये तो सबको पता चल जाएगा। तो देखिए बेटा, mvr इक्वल टू NH/2π, वो कहता है बोर की क्वांटाइजेशन कंडीशन लिखो, तो ये लिखिए ना। वो कहता है सेकंड ऑर्बिट में लिखिए, तो 2 लाइन खर्च करनी पड़ेंगी। सिंस वी नो mvr इक्वल टू NH/2π, एंड फॉर सेकंड ऑर्बिट n की जगह 2 रख देना, 2h/2π। थर्ड ऑर्बिट तो n की जगह थर्ड रख देना। अब ये समझ में आ गया कि नहीं? अब वो ये अब लाइमन बामन पास्चन कह रहे थे, यार तुमने इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी समझा दी, चलो एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा, आपने कह दिया कि वो एटॉमिक लेवल पे नहीं लगती। हमारी टॉर्च कौन मार रहा है? कौन मार रहा है टॉर्च? कौन मार रहा है बीच बीच में टॉर्च? अभी टॉर्च वाली बात तो आई नहीं है ना, टॉर्च वाली बात तो आई नहीं है ना। तो उन्होंने कहा अब बताता हूं, अब एक्सप्लेन करता हूं, तसल्ली रखिए। क्योंकि लाइमन बामन पास्चर ने क्या देखा था कि बीच बीच में कोई टॉर्च मार जाता था, बीच बीच में कोई टॉर्च मार जाता था। तो उन्होंने कहा देखिए एक्चुअली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के पास बहुत सारी पॉसिबल ऑर्बिट होती है। वो इस ऑर्बिट में भी पाया जा सकता है, ये न्यूक्लियस है, वो इस ऑर्बिट में भी पाया जा सकता है, इस ऑर्बिट में भी पाया जा सकता है, और भी ऑर्बिट हो सकती है, ठीक है। सबको तो नहीं बना रहा मैं, ठीक। अब होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन नॉर्मली तो कोई फोटोन कोई स्पेक्ट्रम नहीं निकालेगा, वो कोई नहीं निकालेगा, क्योंकि नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट है, ठीक है। अब उन्होंने, अच्छा हाँ 1 मिनट, इसमें इसको बाद में दूंगा। एक और चीज लग गया, एक और सवाल कर लेते हैं। ये तो उन्होंने एक चीज सुनना, कमाल की बात, बोर की पीठ क्यों थपथपानी चाहिए कि उन्होंने कोई आकाशवाणी नहीं सुनी, कोई एविडेंस भी नहीं थे, केवल उन्होंने मैथमेटिकल डाटा जो कलेक्ट किए थे उसके आधार पर उन्होंने ये पाया, उसके आधार पर ये रिजल्ट निकाला। इसके 1 साल बाद डी ब्रॉगली हुए थे, उनकी हाइपोथेसिस को यहां पे जब अप्लाई करते थे तो उन्होंने इसका एक थ्योरेटिकल प्रूफ दिया था। मैं दे देता हूं थ्योरेटिकल प्रूफ, उसकी एक चीज शायद ऊपर से जाएगी आपके, वो लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल अच्छा लगेगा 2-3 लाइन का मैं दे देता हूं, इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये लाइन, ये फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। बोर के पास कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं था इसका, उन्होंने तो सिर्फ कागज पेन पे जो डाटा उन्होंने ऑब्जर्व किए अपने एक्सपेरिमेंट में उनको इकट्ठा किया, उसके बाद इस रिजल्ट पे पहुंचे थे। कितनी मेहनत लगी होगी। डी ब्रॉगली, जो इनके 1 साल बाद की बात थी शायद,
उन्होंने कहा कि जैसे इलेक्ट्रॉन है, ये घूम रहा है, एक फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है, फिक्स ऑर्बिट में। अब आप इस इलेक्ट्रॉन को ना, जब तक ड्वेल नेचर की बातें चल रही थी एक साल बाद, उन्होंने कहा इसको ना ड्वेल नेचर, इसको वेव और पार्टिकल दोनों की नजर से देखो, इस नजर से देखो कि इलेक्ट्रॉन ड्वेल नेचर पजेस करता है। तो इसका मतलब आप इसे केवल ये मत देखो कि ये मोमेंटम है इसमें या मास है, ऐसे समझो कि इसके साथ एक वेव चल रही है, वेव एसोसिएटेड विद मूविंग इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि ये एक फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है, तो अब यहां थोड़ा सा पेनफुल होगा आपके लिए, क्योंकि 11th आपने नहीं पढ़ी होगी। जब भी कोई भी वेव एक कन्फाइंड रीजन में ही बनती है तो वहां सिर्फ स्टैंडिंग वेव बनती है, सिर्फ स्टैंडिंग वेव ही बनती है। जब भी कोई वेव एक कन्फाइंड रीजन में बनती है, तो जिन्होंने स्टैंडिंग वेव सुना है उन्हें समझ में भी आएगा। जैसे रस्सी को मैं दोनों तरफ से क्लैंप कर दूं, 11th में जिन्हें पढ़ाया मैंने एक वीडियो भी भेजी थी, ठीक है, जब स्टैंडिंग वेव टॉपिक चल रहा था 11th में, ठीक है। और अब देख लेना, यदि आप इंटरेस्टेड हो पढ़ने में तो 11th की वीडियो सब देख लेना मेरी, कि स्टैंडिंग वेव होती क्या है। जब रस्सी को दोनों तरफ से पकड़ लो और जर्क दो, तो बीच बीच में नोड एंटी नोड बनते थे, केवल पर्टिकुलर ही पॉइंट वाइब्रेट करते थे। क्योंकि ये ऐसे समझो एक सर्कुलर स्ट्रिंग है, तो यहां पर केवल ऐसी स्टैंडिंग वेव बनेगी। हो सकता है 3 वेव बने, हो सकता है 4 वेव बने, हो सकता है ये मैंने, अच्छा ये क्या बना दिया आप सोच रहे होगे, इतना हिस्सा देखो, ये सिर्फ इतना, ये वेव बनाई है मैंने। क्या बनाई है ये वेव, 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव। स्टैंडिंग वेव में ये होता था, स्टैंडिंग वेव में यही होता है, या तो उसमें 1 वेव बनेगी, या 2 वेव बनेंगी, या 3 वेव बनेंगी, 4 वेव बनेंगी, 5। उसमें भी ना आधे पत्ते की कोई जगह नहीं होती थी। अब बस यही चीज थोड़ी सी पेनफुल लग रही होगी कई बच्चों को कि ये क्या बोल रहे हैं, पटर पटर पटर, ठीक है। तो उनका कहना ये था डी ब्रॉगली ने कि क्यों ये क्या चीज है 2 पाई, ये पूरी लेंथ कितनी है 2 पाई आर, पूरी सर्कमफ्रेंस कितनी है 2 पाई आर लेंथ की। इस पर या तो 1 वेवलेंथ बनेगी, या इस लेंथ पे 2 वेवलेंथ बनेंगी, या इस पर 3 वेवलेंथ बनेंगी, यानी एल लैम्डा। ये बात डी ब्रॉगली ने कहा था कि इन एन एटम इलेक्ट्रॉन शुड बी सीन एज वेव एंड पार्टिकल बोथ। दोनों तरीके से देखो, ये मानो कि वो पार्टिकल नेचर भी रख रहा है और वेव नेचर भी रख रहा है। और क्योंकि वो एक फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है, तो स्टैंडिंग वेव भी बनेंगी, और स्टैंडिंग वेव या तो 1 2 3 4, 2 पाई आर इक्वल टू एल लैम्डा। 2 पाई आर माने ये क्या बोलते हैं, पेरीमीटर, पूरी लेंथ है ना, उस पर या तो 1 वेव, 2 या 3 या एन वेव। अब 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा, और लैम्डा बराबर एच अपॉन एम बी। ये फॉर्मूला सुना सुना सा लग रहा है ना, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम बी। जब भी कोई पार्टिकल घूमता है तो उसकी वेवलेंथ एच अपॉन एम बी होती है, पार्टिकल की वेव एच अपॉन एम बी। इसके बाद ये प्रूव हो गया, देखो आप इसको एडजस्ट कर लीजिए, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई आ जाएगा, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो कहीं ना कहीं वेव, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर का ये भी एक एविडेंस है। भाई इसकी तीसरी लाइन आ जाएगी नहीं आ जाएगी? चलो अब एक और चीज, एक और चीज क्या बता रहा था मैं, बाद में पता चला कि साला केवल इलेक्ट्रॉन इस क्वांटाइजेशन रूल को ओबे नहीं कर रहा, हमारे जितने भी प्लेनेट हैं सन के चारों ओर घूम रहे हैं, उनमें भी यही फिजिक्स लग रही है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, एनसीईआरटी का छोटा सा क्वेश्चन, वैसे तो वो कराने लायक क्वेश्चन नहीं है क्लास में, लेकिन मैं एक बार बता देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा एटम का 12.10, एक्सरसाइज का 12.10 है, 12.10 एक्सरसाइज का, ठीक। वो कह रहा है इन अकॉर्डेंस विद, कि मान लो ये सन है, सन और ये अर्थ है, ये अर्थ है। यदि ये थ्योरी हम यहां लगाएं, यही थ्योरी ये फॉलो कर रहे हो, तो एन क्या होगा अर्थ के लिए, अर्थ का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा अर्थ का, तो आपको एन निकालना है। तो अब आप बताइए, आप फॉर्मूला लगाओगे एन एच अपॉन 2 पाई और एन निकालना है, तो आपको फिर सवाल से क्या एक्सपेक्ट करते हो, भैया तू हमें मास बता दे अर्थ का, स्पीड बता दे अर्थ की, और ये वाली सन और अर्थ के बीच की दूरी बता दे। तो सवाल मैं पढ़ देता हूं, इन अकॉर्डेंस विद बोर मॉडल फाइंड द क्वांटम नंबर दैट कैरेक्टराइज द अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन एन ऑर्बिट, ठीक है, इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस दे रखी है, विद ऑर्बिटल स्पीड दे रखी है 3 × 10⁴, और मास ऑफ अर्थ दे रखा है दिस। खत्म, कुछ करना ही नहीं है इसमें बेटा, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, एन निकाल लेना है, वो आप अपने आप कर लेना। हाँ, अब आते हैं थर्ड पोस्टुलेट पर। तो उन्होंने बताया कि भाई क्योंकि लाइमन बामर पास्चन परेशान हो रहे थे,
हमारी टॉर्च, ये एटम के अंदर टॉर्च कौन मार रहा है, कोई जुगनू बैठा है, क्या है, कैसे? तो उन्होंने क्या बोला, देखिए नॉर्मली कोई स्पेक्ट्रम नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि नॉर्मली वो नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट है, मजे से एंजॉय अपनी ऑर्बिट को। लेकिन कभी कभी है ना, कभी कभी आदमी के पास पैसा आ जाए तो उसमें रौला आ जाता है ना, पैसा आ जाए तो उसमें टशन आ जाता है, एटीट्यूड आ जाता है। ठीक है, अब आप समझ सकते हो कि मेरे पास एटीट्यूड और टशन क्यों नहीं है। अब देखिए, अब सपोज करो नॉर्मली तो इलेक्ट्रॉन यहां मिलता है, लेकिन कभी कभी वो एनर्जी लेके अपनी किसी और स्टेट में पहुंच जाता है, किसी और स्टेट में पहुंच जाता है, यहां से यहां पे। अच्छा, धीमे धीमे क्या, आज ही प्रूव कराऊंगा कि जैसे जैसे वो ऊपर आता जाएगा ना इलेक्ट्रॉन, उसकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। समझ में आ गया? यहाँ कम, यहाँ ज्यादा, यहाँ और ज्यादा, और आगे और ज्यादा। उसको सबसे ज्यादा मजे यही आते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे कम एनर्जी होती है। अभी थोड़ी देर में प्रूव हो जाएगा कि सबसे कम एनर्जी यही होती है। फिलहाल केवल आपस में कंफर्टेबल बात करने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि जब इलेक्ट्रॉन यहां रहता है तो उसमें 5 जूल एनर्जी की स्टेट है। ये 5 जूल मतलब ये 5 जूल। यहां पर एनर्जी सपोज करते हैं 12 जूल। ये ऐसे समझो जैसे होटल होते हैं ना, होटल में अलग अलग क्वालिटी के कमरे होते हैं, सस्ते, महंगे और सुपर डीलक्स है ना, ऐसे कमरे होते हैं ना, नॉर्मल कमरे। ठीक है, मुझे नहीं पता, मैं तो धर्मशाला में जुगाड़ करता हूँ। ठीक है नहीं, मैं जब भी जाता हूँ ना, ओबरॉय धर्मशाला ढूंढता हूँ। ठीक है, क्या बेटा 16 क्या कह रहे हो हर्ष बेटा? अभी बाद में सुनूंगा आपकी बात। तो मान लो ये 5 जूल, ये 12 जूल, और इमेजिन करो ये 20 जूल की एनर्जी स्टेट है। इस डाटा को दिल पे मत ले लेना, क्योंकि एक्चुअल में डाटा ये नहीं मिलेंगे आगे जाके। हाँ, लेकिन एक चीज तय है, यहाँ एनर्जी कम, यहाँ ज्यादा ही मिलेगी आपको। वेट एंड वॉच। अभी मैंने डाटा अपने हिसाब से कंफर्टेबल कर लिए, 5 12 20। अब देखिए, जनरली इलेक्ट्रॉन यहां रहता है अपनी ग्राउंड स्टेट में, हाइड्रोजन की बात करूं तो, है ना, यहाँ। लेकिन सपोज करो वो यहां आ गया कैसे भी, ओब्वियसली एनर्जी ली होगी, किसी ने पैसे दे गया होगा, है ना, एक्साइटेड स्टेट। अब वो एक्साइट हो चुका है, और हम कब से फिजिक्स पढ़ रहे हैं और हर बार एक ही चीज पढ़ के आ रहे हैं कि दुनिया के किसी सिस्टम को एक्साइटेड स्टेट नहीं पसंद, किसी को नहीं पसंद। थोड़ी बहुत देर के लिए एक्साइट हो गया होगा तो ठीक है, लेकिन फाइनली सभी को स्टेबल स्टेट ही पसंद होती है। और आप सब जानते हैं कि एनर्जी या अनस्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी होती है। मतलब जितनी ज्यादा एनर्जी वो उतना ज्यादा अनस्टेबल होता है सिस्टम, जितनी ज्यादा एनर्जी सिस्टम उतना ज्यादा अनस्टेबल। इसका उल्टा भी पढ़ सकते हो, जैसे भी आपको ऐसे भी पढ़ सकते हो कि 1/स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, कैसे भी, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। तो इलेक्ट्रॉन को यहां मजा नहीं आता, कैसे भी किसी ने चला गया होगा। ठीक है, अब वो यहाँ पे आना चाहेगा, वो इस एरो वो यहाँ पे आएगा, यहाँ कूदेगा वो वापिस उसको, क्योंकि उसको मजा यही आ रहा है। दुनिया का हर सिस्टम, ये केवल इलेक्ट्रॉन नहीं कर रहा, दुनिया का हर सिस्टम अपनी स्टेबल स्टेट को ढूंढना चाहता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसे अपनी एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी उसको। ठीक है ना, यदि डाउन टू अर्थ आना है तो अपना एटीट्यूड छोड़ के आना पड़ेगा, अपनी एनर्जी रिलीज करके आनी पड़ेगी। या ऐसे समझो, जब इलेक्ट्रॉन यहां पे था तो वो 20 जूल वाले एनर्जी स्टेट में था, 20 जूल। अब वो जब यहां आना चाह रहा है तो वो 5 जूल वाले एनर्जी स्टेट में आना चाह रहा है। अब एक बार बताओ, 40 इंची की किसी की कमर है, मेरी नहीं है, मेरी तो 39.5 है बस। ठीक है, 39.5। कमर नहीं, कमरा होता जा रहा है। ठीक, हाँ, फिलहाल मुद्दे पर आते हैं। ठीक, अब होता जा रहा है, क्या करूं बेटा, ये पेट, जो पेट नहीं, जिसका पेट नहीं वो सेठ नहीं। अब मन को कैसे भी तो समझाऊं बेटा, और कभी कभी ऐसे समझा लेता हूँ कि बेटा जो प्रीमियम क्वालिटी की गाड़ियां होती हैं उन्हीं में एयर बैग्स होते हैं, एयर बैग्स ही है मेरे। ठीक है, ये मुझे एक्सीडेंट से बचाते एयर बैग्स, ठीक लगा रखे हैं मैंने अपने खुद पर्सनल। हाँ, अब आ जाइए फिलहाल। तो अब सुनिए, यदि किसी की कमर 40 इंची है, 40 इंची की कमर है, और वो 32 इंची की पैंट पहनना चाहता है, 40 इंची की कमर है और 32 इंची की पैंट पहनना चाहता है, तो एक ही तरीका है, वेट लूज कर पहले, उस पैंट के लायक बन पहले, तभी तू फिट हो पाएगा। अब ये 20 जूल का एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, 20 जूल का, और ये केवल 5 जूल का साइज है, छोटा सा है ना। तो इसका मतलब यदि कोई बंदा 40
की कमर है और 32 इंची की पैंट पहनना चाहता है, नहीं पहन सकता, पहले वेट लूज कर। तो वैसे ही 20 जूल का एनर्जी 5 जूल की एनर्जी स्टेट में नहीं आ सकता, तो उसके लिए क्या करता है, ये फोटोन निकाल देता है 15 जूल का। जो भी डिफरेंस है, जो भी डिफरेंस है, बताओ 20 और 5 में कितना डिफरेंस है, 5, वो 15 जूल का डिफरेंस निकाल देगा, वेट लूज कर देगा, अब वो यहां फिट हो जाएगा। तो बोर ने बोला आपने ये फोटोन देखा, ये वाला, ये अचानक से निकलेगा, कभी कभार निकलेगा, है ना, क्योंकि वो हर बार एक्साइटेड स्टेट में नहीं होगा, है ना, और अचानक से ही देखने को मिलेगा ये, ठीक है। लॉ ऑफ चांस इसे बोलते हैं, चांस से ही देखने को मिलेगा ये कि अपनी हाई एनर्जी स्टेट से लो में जाएगा, ठीक। हर सुबह हर रात, क्या है, कौन है ये, वही है, कोई ना कोई गंवार अपने मान ही नहीं रहा वो। चलिए, फोटोन कहां से नहीं आता, कहां से आता है फोटोन, फोटोन नहीं आ रहा, वो जो एनर्जी उसे 20 जूल की एनर्जी है, वो 5 जूल की एनर्जी में आ गया। तो वो जो डिफरेंस है, वो उस डिफरेंस को इन दी फॉर्म ऑफ फोटोन निकालेगा। अभी मैं सिर्फ जो बता रहा हूं उसे सुनो पहले, यानी तो उसने 15 जूल का फोटोन निकाल दिया। तो बोर ने कहा आइए लाइमन बामर पाशन, आपने ये देख लिया है। हाँ, एक चीज और पॉसिबल हो सकती है, जो बोर ने बोला, हो सकता है कि वो इतनी लंबी छलांग नहीं मारना चाह रहा, तो हो सकता है, सुनिए, वो मान लो अब मैं इलेक्ट्रॉन को यहां दिखा देता हूं, वो यहां आएगा पहले और फिर यहां आ जाएगा। हो सकता है वो एक बार लंबी छलांग ना मारे, पूरी दो छोटी छोटी छलांग लेके आ जाए, है ना। अच्छा, मुझे एक जवाब दीजिए, घटिया सा क्वेश्चन, जो एक सीढ़ी छोड़ के एक सीढ़ी चढ़ जाता है ना, यूं चढ़ जाता है, वो एक्टिव है या आलसी है? जो एक सीढ़ी छोड़ के चढ़ता है वो एक्टिव माना जाएगा या आलसी माना जाएगा? अच्छा चलिए, लीजेंड है, अच्छा आलसी माना जाएगा। अब चलिए, दोनों सुपर एक्टिव, चलो छोड़ो उसको, अब बड़ा कंफ्यूजन है। नहीं, ऐसे क्वेश्चन मुझे बहुत आते हैं, यदि कोई बंदा एक सीढ़ी छोड़ के चढ़ जाता है तो एक्टिव हुआ आलसी हुआ। कभी कभी आता है, जैसे मैं अपने आप को खा लूं, अजी मैं अपने आप को खा जाऊं तो मेरा वजन दुगना हो जाएगा या मैं डिसअपियर हो जाऊंगा? है, यदि मैं अपने आप को खा जाऊं कंप्लीटली, वैसी जबरदस्ती बिल्कुल इलॉजिकल क्वेश्चन, लेकिन मेरा वजन दुगना हो जाएगा या मैं डिसअपियर हो जाऊंगा? चलिए सोचना, बाद में जवाब देना, मुद्दे पर आते हैं। हो सकता है वो इतनी लंबी छलांग ना मार पाए, ठीक है, तो वो दो छोटी छोटी छलांग, देखो वो यहां से यहां आ जाएगा, तो यहां से यहां आने पर तो 20 में से 12 में आ रहा है, तो वो 8 जूल का फोटोन निकालेगा, 8 जूल का। लेकिन क्योंकि अभी भी वो एक्साइटेड स्टेट में है ना, अब वो 12 जूल, अभी भी उसको मजा, उसको यही आना है, तो 12 में से 5 गए, अब वो 2 फोटोन निकाल देगा, अब 2 फोटोन निकालेगा। यदि वो 2 छलांगों में आ रहा है तो 8 जूल का, 7 जूल का, ध्यान रखना। और यदि एक ही छलांग में आ रहा है तो 15 जूल का एक सिंगल फोटोन निकालेगा। तो उन्होंने बोला, किसने, बोर ने, लाइमन बामर पाशन से, आपने ये देखा है, आप ये देख बैठे हो। होपफुली आपको इतना समझ में आया। फिलहाल मैं इस वाले को अभी दिमाग से हटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी एक और चीज समझानी है, फिर भसड़ हो जाएगी। फिर एक और चीज, उन्होंने एक्चुअली, इतिहास तो बड़ा लंबा है, मुझे ये बताइए, ये जो एनर्जी निकली वो आपने कैसे निकाली? ये 15 जूल आपने इसमें से इसे घटाया ना, तो इस एनर्जी को हम एक बार को EH बोल देते हैं, इस एनर्जी को EL बोल देते हैं। H माने एनर्जी इन हायर स्टेट और EL माने एनर्जी इन लोअर स्टेट। तो जो एनर्जी एमिट हुई, कितनी निकली? वो डिफरेंस निकली, जिस डिफरेंस, मतलब, अच्छा एक और चीज, ये जो एरो है इसको ट्रांजिशन बोलना है। ट्रांजिशन माने एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करने को, यहां जंपिंग वर्ड ना बोल के ट्रांजिशन वर्ड दे दिया है कि ट्रांजिशन हो रहा है उसका, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब जंप मार रहा है, तो जितना ही एनर्जी का डिफरेंस होगा वो निकल जाएगा। अब ये तो मैंने थोड़ी देर के लिए 20, 5, 15 मान लिए, लेकिन एक्चुअल डाटा में तो आपको EH माइनस EL करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये एनर्जी जो एमिट हुई है वो इन दी फॉर्म ऑफ फोटोन हुई है अकॉर्डिंग टू बोर, तो इस एनर्जी एमिटेड को आप H न्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? H न्यू। इसको अभी रुकिए, कहानी पूरी नहीं हुई है, दूसरी कहानी। उन्होंने एक और बात बताई, क्योंकि हमें सिर्फ एमिशन स्पेक्ट्रम नहीं, हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी मिले थे। अब उन्होंने क्या बोला कि जैसे इलेक्ट्रॉन है ये जनरली ग्राउंड स्टेट पर, रूम टेम्परेचर पर, जैसे हम हाइड्रोजन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में पाया जाएगा। अब ये घूम रहा है और अचानक से सपोज करो
आप सुनिए, उल्टा एरो मारा है मैंने, इस एरो को देखिए, अब की बार एरो मैंने यहां लगाया है। सपोज करिए ये वही एनर्जी स्टेट है, ये 5 जूल का एनर्जी स्टेट है ये वाला, ये 12 जूल की एनर्जी स्टेट है, और ये सपोज करो 20 जूल की एनर्जी स्टेट है। इमेजिन करो, अब आपने गोलियां चला रहे हो और एक गोली इसको लग गई, सपोज करो इसको 15 जूल की गोली लग गई इसको। अब 5 जूल में तो उसमें एनर्जी है ही, 5 रुपए उसके पास है ही, 15 रुपए और आ गए, 5 रुपए। अब सीधी सी बात है, जब आदमी के पास पैसा आ जाता है तो बौखला आ जाता है, बोर आ जाता है ना, ठीक। तो अब बताइए 5 जूल की एनर्जी उसमें है और अचानक एनी हाउ उसको 15 जूल की एनर्जी डल गई, 15 जूल की एनर्जी। तो भैया 5 जूल उसमें है ही, 15 जूल और आ गई, यानी कितनी हो गई 20 जूल। वो 20 जूल एनर्जी स्टेट को ढूंढ लेगा और वहां पहुंच जाएगा। अब की बार ट्रांजिशन उल्टा हो रहा है, लेकिन इसको बोलेंगे इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब करी है उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी है। समझ में आ गया? अब कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी है उसने, कितनी एनर्जी, लेकिन हाँ फॉर्मूला वही लगेगा, EH में से EL घटाइए। यानी कमाल, भले ही मैंने 2 अलग अलग फिगर बनाए, ये 2 अलग अलग थोड़ी थोड़ी अलग अलग थ्योरी है। इसमें एमिशन हो रहा है, इसमें एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसमें फोटोन निकल रहे हैं, इसमें फोटोन एब्जॉर्ब हो रहे हैं, लेकिन इसमें निकल डिफरेंस के बराबर रहे हैं, इसमें एब्जॉर्ब वो डिफरेंस के बराबर ले रहे हैं। और फिर क्योंकि ये इन दी फॉर्म ऑफ फोटोन होगा तो इसके अगली लाइन भी E = H न्यू लिखेंगे। यहां पर एक कारस्तानी और बताता हूं, इसमें बाई चांस यदि इसने 15 जूल नहीं ली होती, मान लो 10 जूल एनर्जी ली होती, अब एक और बात क्लियर पिक्चर बोल दूं, यदि 10 जूल एनर्जी आती तो 5 जूल इस पे है, 10 रुपए और आ गए, 10 रुपए 15 रुपए हो गए। अब 15 रुपए में वो यहां जा नहीं सकता, तो ये यहां नहीं जाएगा, यहां कोई ऑर्बिट है नहीं क्योंकि गड्ढे हैं, तो फिर वो इस एनर्जी को लेने के बाद भी वो यही जाएगा। ये चीज भी समझिए, हो सकता मतलब मैं थोड़ी बसड़ कर दी शायद मैंने। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं कि यदि उसको नपी तुली एनर्जी ना मिली, अच्छा रीजॉइन, चलिए तो मैं क्या बता रहा था, सुनेंगे उसे, कि यदि वो एनर्जी नपी तुली नहीं आ रही तो आपको ये भी देखना है कि मान लो 5 जूल की एनर्जी उसमें थी, है ना, और 10 जूल की और आ गई, तो 5 और 10 हो गए 15। अब 15 रुपए में 20 रुपए वाला कौन नहीं आ पाएगा, है ना, और बीच में कोई कौन है नहीं सपोज करो, है ना, तो वो सीधे फिर इसमें आएगा। ये भी ध्यान रखना। लेकिन फिलहाल अभी मैं इतने कॉम्प्लिकेशन को जनरेट नहीं कर रहा हूं। तो अब हाँ, तो यानी क्या होगा, अब एक मिनट सुनना, इस वाले केस में होगा क्या, ये 10 जूल होगा ना, हालांकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इतना भी नहीं है। तो 10 जूल में से बताना, यदि वो पूरा 10 जूल लेगा, पूरा 10 जूल लेगा तो क्या होगा, वो यहां आ नहीं सकता, यहां गड्ढे हैं, तो वो यही तो आएगा ना। तो इसका मतलब उसने 10 में से 7 जूल लेगा, 3 छोड़ देगा। समझ में आया या नहीं आया ये वाली बात, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? 10 जूल एनर्जी आ रही है और वो 10 जूल इस लायक है नहीं कि उसको वहां जंप करा सके, तो फिर वो उसमें से सिर्फ उतनी लेगा जितनी उसको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा सके, और बची हुई वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा वो उसको एब्जॉर्ब। तो यानी इस केस में भी थ्योरी यही लगेगी कि EH - EL का ही एनर्जी का फोटोन वो एब्जॉर्ब करेगा। अब इसमें एक कहानी और है, इसी में इमेजिन करो कि इलेक्ट्रॉन ने फोटोन लिया और यहां चला गया, फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन ने लिया और यहां शिफ्ट हो गया। तो यदि इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है, तो एक डायलॉग एनसीईआरटी में मिल जाएगा, आप खुद ढूंढना एक सवाल, यदि इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, यदि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है तो पक्का एमिशन स्पेक्ट्रम तो जरूर मिलेगा। फिर थोड़ी देर वेट करो, मिलेगा या नहीं मिलेगा? यदि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जनरेट हुआ है, मिला है, तो फिर एमिशन स्पेक्ट्रम तो होना ही है, क्योंकि जब वो वहां पहुंच जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, तो वहां भी तो ज्यादा देर नहीं रुकेगा, तो या तो वो डायरेक्ट जंप करके लौटेगा या 2 टुकड़ों में लौटेगा। तो एमिशन तो हो गई होगा उसके बाद। ये बात भी समझ में आई कि नहीं आई? इसमें लौट के आ गया, अब इसका वापस जाना कंपलसरी नहीं है। तो यदि वो लौट के आ गया, स्टेबल हो गया, तो वापस जाना कंपलसरी नहीं है, उसको दोबारा से कहीं एनर्जी मिलेगी तो वापस जाएगा। लेकिन यदि वो एनर्जी लेके जा चुका है तो वो पक्का लौट के भी आएगा। हाँ भाई, समझ में आई नहीं आई ये बात? हर्ष, अक्षत, ये दिव्यांश, निकुंज, दीक्षा जो रिस्पॉन्ड करते हैं, ये वाली बात समझ में आई? हालांकि जो पेपर में आएगा वो तो बहुत टुच्चा सा है,
पेपर में जो आएगा वो टुच्चा सा है। कृति को भी आई, चलो कृति भी, सॉरी बेटा, ये लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। चलिए, तो चाहे वो एमिशन हो चाहे एब्जॉर्प्शन हो, चाहे वो एमिशन हो चाहे वो एब्जॉर्प्शन हो, ठीक है, थ्योरी यही लगनी है, EH माइनस EL। ओके, तो ये थे 3 पोस्टुलेट। अब इन 3 पोस्टुलेट पर बेस्ड, अच्छा एक सवाल इस पर तो हम अभी ले सकते हैं, बहुत आसान सा सवाल एक्सरसाइज का, बहुत आसान सवाल है, 12.4 एक्सरसाइज का 12.4 मैं पढ़ देता हूं। अ डिफरेंस ऑफ 2.3 eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी सेपरेट 2 एनर्जी लेवल इन एन एटम। मतलब कोई एटम है, उसने ये नहीं बोला हाइड्रोजन है, कोई एटम है, उसके 2 एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है, यानी EH माइनस EL, EH माइनस EL 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लैंग्वेज पढ़िए, फिर से पढ़ देता हूं। डिफरेंस है ये ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेपरेट 2 एनर्जी लेवल इन एन एटम। बताना, मैं उंगली रखूंगा, बताना इन 2 एनर्जी लेवल में कितना डिफरेंस है, इन 2 एनर्जी लेवल में कितना डिफरेंस है, जल्दी बताओ टाइप करके, इन 2 एनर्जी लेवल में कितना डिफरेंस है, जल्दी बताओ। जी हाँ, 8 जूल। इन 2 में कितना डिफरेंस है, इन 2 में, जी हाँ 7 जूल। ठीक है, जैसे ये 8 जूल, जैसे 7 जूल, वैसे ही कोई एटम है उसमें दो एनर्जी लेवल में डिफरेंस 2.3 eV है। तो उसने ये पूछा है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन एटम मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम अपर लेवल टू लोअर लेवल। यदि इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर लेवल में आता है तो क्या फ्रीक्वेंसी निकाली होगी। तो कुछ नहीं करना, ये EH माइनस EL ये एनर्जी निकालेगा ना, वो जो डिफरेंस होगा वही निकाल देगा। वो डिफरेंस उसने खुद ही कैलकुलेट करके दे दिया 2.3। अब इस 2.3 eV को किससे कंपेयर कर दूं, E एनर्जी ऑफ फोटोन से, इतनी एनर्जी में तो फोटोन निकलेगा, और इसको लिख दीजिए h न्यू, तो आपका न्यू आ जाएगा। हाँ, यूनिट का जरूर याद रखिएगा कि वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। समझ में आया या नहीं आया, कि जो एनर्जी निकली वो एनर्जी फोटोन के रूप में निकलेगी, अब उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो जो एनर्जी निकली उसे h न्यू से कंपेयर कर दो, खत्म। कितना आसान सवाल था। चलिए, तो ये थे हमारे 3 पोस्टुलेट। अब देखिए कहानी और आसान चलेगी, और आसान चलने वाली है कहानी, क्योंकि मेहनत का काम तो होना था वो हो गया, इनके 3 पोस्टुलेट को समझना था। चलिए, अब आते हैं कुछ कैलकुलेशन। तो पता है रदरफोर्ड में एक भी न्यूमेरिकल नहीं कराया मैंने, क्योंकि था ही नहीं, अब सारी कसर अब निकलेगी। तो सम कैलकुलेशन रिलेटेड टू एटम बेस्ड ऑन बोर एटॉमिक थ्योरी। अब मैं कुछ कैलकुलेशन करूंगा बोर एटॉमिक थ्योरी को लगा के। तो चलिए, ये क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होता है, प्लस Ze। ये कौन है भाई साहब, इलेक्ट्रॉन। इस पे कितना चार्ज, माइनस E। ठीक है, तो बताइए पहला पोस्टुलेट हमें क्या सिखा रहा है, और ये क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। रेडियस ऑफ ऑर्बिट है। अब पहला पोस्टुलेट हमें क्या सिखा रहा है, कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना ये। चलिए, तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी mv²/r। m माने इलेक्ट्रॉन का मास, v माने इलेक्ट्रॉन की स्पीड, r माने ये वाली ऑर्बिट की रेडियस, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स k q1q2/r²। ठीक है, तो mv²/r, k q1 की वैल्यू Ze और q2 की वैल्यू E/r²। देखो, एक q1 Ze है, एक E है। अब एक चीज और आपको बता दूं, हम ये फोर्स का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, कायदे से फोर्स में मॉड आता है, ध्यान रखना। तो इसलिए चार्ज के साइन नहीं लेने, यहां भी मैंने कोई प्लस नहीं लिखा, यहां भी कोई माइनस नहीं लिखा। तो एक r से एक r कट गया, mv² किसके बराबर आ गया, kZe²/r। दिस इज गोइंग टू फर्स्ट इक्वेशन, mv² = kZe²/r। फर्स्ट पोस्टुलेट से हमें एक इक्वेशन दी, एंड अभी तो सेकंड पोस्टुलेट और है। सेकंड पोस्टुलेट ने हमें क्या सिखाया, कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। अब यहां से अभी मैं इसको पहली इक्वेशन बोल रहा हूं, और इसको दूसरी इक्वेशन, जो अभी मैं इसको सेट करके लाऊंगा। अब इस इक्वेशन को गौर से देखिए, और चलो मैं लिख ही देता हूं, और इसको लिख दीजिए NH/2πmr। मैंने यहां से भी निकाल दिया। इस इक्वेशन को गौर से देखिए, दिख रहा है ना, दोनों इक्वेशनों को घूर घूर के देखिए। इस इक्वेशन में v और r वेरिएबल है, v और r वेरिएबल्स हैं।
क्योंकि यदि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट को छोड़कर दूसरी ऑर्बिट में जाएगा तो उसका आर बदल जाएगा, और इस बात के भी पूरे पूरे चांसेस हैं जब एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जाएगा तो उसकी स्पीड भी बदलेगी। तो दो वेरिएबल है आर और वी, आर और वी, आर वी, दो वेरिएबल, दो इक्वेशन, तो सॉल्व तो हो ही जाएंगी। तो हमारी जो पहली अप्रोच है, जैसे एक बात हो एक्स और वाई में इक्वेशन हो और दो इक्वेशन हो तो आप एक्स और वाई को सॉल्व कर सकते हो ना, ठीक है। तो पहली हेडिंग आ रही है कि मैं देखो मैं बता देता हूं दो हेडिंग क्या पढ़ाऊंगा। पहली, इन दोनों को सॉल्व करके पहले रेडियस निकालूंगा, फिर इन्हीं दोनों को सॉल्व करके वी भी निकालूंगा, आर और वी नाम के जो दो वेरिएबल है। तो पहली हेडिंग है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, पहली हेडिंग। तो क्या कर सकते हैं, हो सकता है आपका तरीका मेरा तरीका मैच ना करे, हमको सॉल्व करना है, ये चीज सीखिए। मैं वी उठा के यहां रख सकता हूं, एलिमिनेशन मेथड हो जाएगा। ये भी कर सकता हूं, जैसे ये एमवी है, उस एमवी को सेट कर दूं, एक वी निकाल लूं, तमाम तरीके हैं। फिलहाल उद्देश्य होना चाहिए सॉल्व करना है। मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेता हूं, वी उठा के यहां रख रहा हूं, वी उठा के यहां रख रहा हूं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड है ना, तो बताना एम वी स्क्वायर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर है ना। अब इस v की जगह, सॉरी बेटा, इस v की जगह सॉरी वी स्क्वायर, तो एन एच अपॉन 2 पाई एम आर। मैं यहां पर 10 सेकंड दे रहा हूं, समझ में आया कि नहीं ये कि मैं क्या करने जा रहा हूं, क्यों करने जा रहा हूं। एलिमिनेशन किया है मैंने, v एलिमिनेट किया है, क्योंकि v की वैल्यू एन एच अपॉन 2 पाई एम आर है, एन एच अपॉन 2 पाई एम आर, उसमें स्क्वायर भी है। तो आप इसको सॉल्व करें, तो स्क्वायर में लगा देता हूं यहां एम, एक मिनट, एम हटूंगा सामने से अभी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम, 4 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर, अभी हटूंगा बेटा, अब चेक कर लेना के जेड स्क्वायर अपॉन आर, चेक करो। कुछ नहीं किया, आरएचएस में तो कुछ किया ही नहीं मैंने, एम में कुछ नहीं किया, इसका स्क्वायर कर दिया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर। तो देखो कटा गया, एक तो एम कटा है और एक आर कटा है, आर स्क्वायर से आर ये काट दिया मैंने। तो आर सॉल्व करते हैं, तो आपका जो आर आया वो आया एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर है यहाँ पे एम, सॉरी एम पर भी तो स्क्वायर है ना, तो एक एम कटा बेटा, सॉरी एक एम से एक एम कटा, तो 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। देखिए आप आराम से देख सकते हो, गलती हो तो ढूंढ भी सकते हो, वैसे मुझे लग नहीं रहा, ठीक है। मैंने इन दोनों इक्वेशन, एक फर्स्ट पोस्टुलेट से इक्वेशन, एक दूसरे पोस्टुलेट से इक्वेशन बनाई और आपस में एलिमिनेशन, वी को एलिमिनेट कर दिया और आर निकालने की कोशिश। आप देख सकते हो वी है ही नहीं इसमें, होगा कहां से, एलिमिनेट कर दिया आपने, आर निकाल लिया आपने। अब ये फॉर्मूला ना आपको बड़ा परेशान करने वाला है, आपको कैलकुलेटर भी मिल जाए तो कैलकुलेटर से भी कई बार गलती हो जाएंगी। एन पे स्क्वायर करना, एच पे स्क्वायर करना, 4 से पाई स्क्वायर से एम से इनसे डिवाइड करना। तो आपके लिए मेरे पास एक स्मार्ट ट्रिक है, थोड़ा याद जरूर करना पड़ेगा लेकिन पेपर के पेन से तो बच जाओगे। इसमें यदि मैं एन स्क्वायर छोड़ दूं और जेड को छोड़ दूं तो बाकी सब यूनिवर्सल कांस्टेंट है। देखो एन स्क्वायर और जेड को छोड़ दूं, एन स्क्वायर और जेड को छोड़ दूं, बाकी ये सब यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ये सब कैलकुलेट कर करा के 0.529 एंगस्ट्रॉम आपको परोस के दे दिया बेटा मैंने। ये सीरियसली मैं आपसे बोल रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, अपनी मेहनत से बोल रहा हूं, इसी को याद करिए इसकी बजाय। इससे आप न्यूमेरिकल तो कभी नहीं कर पाओगे, कैलकुलेटर दे दोगे तो 36 बार गलती करोगे। अब आपके लिए आसान क्या बात रह गई, मैंने सब कैलकुलेट कर दिया जो मान लो यूनिवर्सल कांस्टेंट था। अब एन और जेड रखिए, आर निकालिए। अब देखिए एक चीज और देखिए, मान लो यदि मैं आपसे एक डायलॉग लिखूं, नोट सुनना, फॉर गिवन एटम, मान लो आपको एटम गिवन हो जाए, गिवन एटम वर्ड का मतलब जेड भी फिक्स हो जाए क्योंकि वो तो गिवन है, अब आप उसे तो नहीं चेंज कर सकते। फॉर गिवन एटम, तो इससे एक चीज देखने को मिल रही है, यदि आपको एटम दे दिया जाए तो आर एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये कांस्टेंट ये भी आपको दे ही दिया है, तो आर एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। और आप ऐसे भी याद कर सकते हो, थोड़ा सा छोटा सा एन लगा के सजा दिया कि रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट एन स्क्वायर की प्रोपोर्शनल है। मतलब समझे इसका मतलब, समझाता हूं। पहली ऑर्बिट 1 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, दूसरी ऑर्बिट 2 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, या दूसरी ऑर्बिट 2 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, तीसरी ऑर्बिट 3 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल एंड सो ऑन।
भाई पहली ऑर्बिट तो 1 आएगा, दूसरी ऑर्बिट तो 2 आएगा, तीसरी ऑर्बिट तो 3 आएगा, लेकिन उनपे स्क्वायर आ रहा है। तो यदि मैं अब इसको रेशियो में कन्वर्ट करूं तो पहली ऑर्बिट की रेडियस, दूसरी ऑर्बिट की रेडियस, तीसरी ऑर्बिट की रेडियस, चौथी की, पांचवी की इक्वल टू, देखना 1:4:9 रेशियो डॉट डॉट डॉट। पल्ले पड़ा या नहीं? क्योंकि इसका स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा। देखना ये आपकी कैसी मदद करने वाली है कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी समझ में आएगा। इस हेडिंग से ज्यादा ये नोट इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसी की सब हेडिंग है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब मुझे बताइए, यदि मैं आपको पहली ऑर्बिट की रेडियस 1 सेंटीमीटर दे दूं, पहली ऑर्बिट की रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो जब इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरी ऑर्बिट में जाएगा, ठीक है, तो दूसरी ऑर्बिट की रेडियस कितनी होगी बताइए फटाफट। यदि ये बता दिया तो आपके कई क्वेश्चन तो यही क्लियर हो गए। जी हाँ निकुंज, जी हाँ हर्ष। यदि पहली ऑर्बिट की रेडियस मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है, हालांकि वो एंगस्ट्रॉम में आएंगी, लेकिन मान लीजिए 1 सेंटीमीटर। अब है दिव्यांश, कृति बिल्कुल ठीक। तो दूसरी रेडियस 4 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि पहली की दूसरी रेडियस 4 गुना होगी। बताना तीसरी रेडियस कितनी होगी? 9 सेंटीमीटर होगी। तीसरी रेडियस 9 सेंटीमीटर होगी। अब आप समझ जाओ क्या करना है। और हर्ष एक बात तेरी गड़बड़ होगी, गलत होगी, बताता हूं क्या। यहां पर एक चीज देखिए, पहली रेडियस 1, यानी यदि ये न्यूक्लियस है तो पहली रेडियस बनेगी 1 सेंटीमीटर, ये गैप 1 सेंटीमीटर का है। अगली रेडियस है 4 सेंटीमीटर। तो अब आप बताएंगे ये गैप कितना है? ये वाला गैप, मतलब पहली और दूसरी रेडियस का गैप। हाँ ये गैप है भाई, ये 1 देखो ये 1 सेंटीमीटर, ये पूरा 4, तो ये तो 3 सेंटीमीटर हुआ ना, ये गैप, ठीक है। अब बताइए अगला गैप कितना होगा? अब ये मुझसे बनेगा तो नहीं, मतलब पूरा नहीं बनेगा, लेकिन ये ठीक है। अगला बनेगा 9 में से 4 के 5, ये मतलब ऐसे मान लीजिए ये गैप है 5 सेंटीमीटर। समझ गए ना ये? तो मतलब ऑर्बिट्स आर नॉट इक्विस्पेस्ड। सेंटेंस समझिए, ऑर्बिट्स आर नॉट इक्विस्पेस्ड। हम सोचें कि सब बराबर बराबर दूरी पर है, नहीं, ये तो नहीं हुआ। पहली ऑर्बिट 1 सेंटीमीटर की दूरी पर और अगली पहली से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, फिर अगली और दूर हो गई, फिर और दूर हो गई, यानी ऑर्बिट्स इक्विस्पेस्ड नहीं है। ऑर्बिट्स आर नॉट इक्विस्पेस्ड। अब आ जाइए, ये तो हमें समझ में आया, ठीक है। इसको रट लेना बेटा, इंपॉर्टेंट है बहुत, कि ऑर्बिट की रेडियस n स्क्वायर की प्रोपोर्शनल होती है। अब हमारा प्यारा, सबका प्यारा एटम, स्पेशल केस हाइड्रोजन एटम। स्पेशल केस मैंने क्या बोला? हमारा प्यारा सबका प्यारा, क्योंकि हाइड्रोजन सबका फेवरेट रहा कि पहले इस पजल को सॉल्व करे। अच्छा हमारा प्यारा सबका प्यारा से एक बात बताता हूँ। एक बार लड़के लड़की के बीच में रिश्ता तय होना था, उनके मम्मी पापा गए, तो ठीक है आपकी बेटी का क्या नाम है? हमारी प्यारी, आपकी प्यारी, सबकी प्यारी, राम प्यारी। नाम देने का गढ़ देखना, हमारी प्यारी, आपकी प्यारी, सबकी प्यारी, राम प्यारी। आपके बेटे का क्या नाम है? हमारा गु, आपका गु, सबका गु, जग्गू। चलिए, तो ऐसे ही हम हाइड्रोजन एटम पर आते हैं, ठीक है। तो यदि सवाल आता है हाइड्रोजन एटम में, हाइड्रोजन एटम और 99.9999999% आपके सवाल ही हाइड्रोजन एटम पे ही आएंगे। तो सुनिए, यदि आपको मैं कहूं स्पेशल केस, फर्स्ट ऑर्बिट, पहली ऑर्बिट है ऑफ एच एटम, वो भी एच एटम की है, तो इसका मतलब ये हुआ, एन तो 1 हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, और एच एटम है तो जेड कितना हुआ? एच एटम है तो जेड भी 1 हुआ। तो ये जो फॉर्मूला है, अब आपको एन की वैल्यू भी पता चल गई और जेड की वैल्यू भी पता चल गई, तो आपका R1H, मैंने अब तक तो सिर्फ यहां नंबर मार रहा था, R1 R2 R3, मैंने R1 के ऊपर H भी लिख दिया, मतलब पहली रेडियस हाइड्रोजन एटम की 0.529 एंगस्ट्रॉम। इनडायरेक्टली मैंने आपको R1 की एक्चुअली में हाइड्रोजन एटम की पहली रेडियस रटाई है। ये जो डाटा है एक्चुअली में आपको रटाया जा रहा है कि हाइड्रोजन एटम की पहली ऑर्बिट की रेडियस तो याद कर ही लो। इसको बोर ऑर्बिट भी बोलते हैं, बोर ऑर्बिट, क्योंकि बोर ने एक्सप्लेन किया है ना, और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन पहली ऑर्बिट में पाया जाता है, तो बोर ऑर्बिट 0.529 एंगस्ट्रॉम। अब ये तो हमने याद कर लिया,
हो सकता है सवाल ही आपको दे दे तो मे बी पॉसिबल सवाल राउंड ऑफ करके दे दे, तो याद रखना वो इसको राउंड ऑफ करके भी दे सकता है, तो इसको अब सवाल दे देगा तो आप वो यूज करना। तो ये समझ में आ गया कि नहीं कि रेडियस के बारे में जो जो कॉन्सेप्ट थे, अभी मैं कराऊंगा सवाल पर मैं 2 हेडिंग तो पढ़ा दूं, ठीक। तो रेडियस ऐसे निकलती है, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट चलो नोट्स में तो होंगे आपके। अब आते हैं, नोट्स में तो होंगे नहीं, हैं सॉरी, मैं आपको क्यों डरा रहा हूं, है सब है बेटा। अब आ जाइए दूसरी हेडिंग, पहली हेडिंग होगी रेडियस, अरे क्यों मिटा दिया मैंने, चलो मैं यहां लिख देता हूं। रेडियस क्या निकली थी, आर बराबर निकली थी 0.529 जेड एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, ये निकली थी रेडियस, ठीक है। ये अब आते हैं स्पीड, दूसरी हेडिंग है स्पीड ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो चलिए स्पीड निकालने के लिए मैंने कहा ना 2 इक्वेशन है, इसमें 2 वेरिएबल है, अभी आपने आर सॉल्व किया, अब वी सॉल्व करेंगे। तो मुझे लगता है फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड कर सकते हैं, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड। तो फर्स्ट है हमारा एम वी स्क्वायर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। अब इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं इससे अपॉन वी, और इसमें उल्टा लिख लो यहां 2 पाई एम आर अपॉन एन एच। समझिए बेटा क्या किया मैंने, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड किया है। अब मेरे दिमाग में क्यों ऐसा आया होगा कुछ समझ जाओगे अभी। देखो एम से एम कटेगा, एक वी लुढ़क जाएगा, आर लुढ़क जाएगा, तो सिर्फ वी बचा। वी कितना आ रहा है 2i, ये 2 है बेटा, इसको गुंडी मार देता हूं क्योंकि वो 2 और जेड मेरे एक से लग रहे हैं। 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच, चेक करना बेटा कोई गलती, देखो इधर तो वी बचा, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। फिर आपके लिए एक और मदद करता हूं, एक और मदद, वो ये कि इसमें जेड और एन को छोड़ दीजिए। नहीं कर पाओगे सवाल बेटा, यदि पेपर में आ गया तो आपके लिए एक स्मार्ट ट्रिक, जो मेरे नोट्स में जो मेरी क्रिएटिविटी है, मैं सीरियसली बोल रहा हूं, या मैं क्रेडिट लूंगा, मेरी ही क्रिएटिविटी है ये, आपको नहीं मिलेंगे। समझ में आ गया, बुक्स में नहीं मिलेगा ये इस तरीके से अंदाज में रिजल्ट को लिखा रहना, क्योंकि मैंने वो जो पेन झेला है ना वो आप ना झेलो। इसको लिख देते हैं 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6, जेड और एन को रहने दो मीटर पर सेकंड, बाकी सब आप तो कैलकुलेट कर लो। समझ में आया, जेड अपॉन एन, समझ में आ गया, जेड अपॉन एन। ये क्या हुआ, मतलब क्या क्या हुआ, मैंने इसमें अल मल टल सब कैलकुलेट कर लिए, अल मल टल 2 पाई के ई स्क्वायर एच। अब जो चीज सवालों में पता चलेगी, हाँ ये सिर्फ मेरी ये मेरी ही ट्रिक है बेटा ये, ठीक है। मतलब सिर्फ जेड और एन तो सवाल देगा ना, बाकी सब तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ठीक। ये तो अब आपके लिए सिर्फ कितना आसान रहेगा, जेड और एन रखना। और फिर यहां से आपको 2 चीजें निकालनी है। पहला नोट, फॉर गिवन एटम, फॉर गिवन एटम स्मार्ट बनना है तो स्मार्टनेस सीखिए। फॉर गिवन एटम, यदि आपको एटम भी गिवन हो जाए, यानी जेड भी गिवन हो, तो आपका V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n जा रहा है इस बार, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n आ रहा है, 10 टू द पावर 6 है बेटा, ये 8 है, 8 है, नहीं क्या बात कर रहे, 12.6 ही है बेटा, ये 6 है, 8 नहीं है। निकुंज परेशान कर दिया ना तूने मुझे। हाँ चल, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, फॉर गिवन एटम V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। इसका मतलब आप मतलब निकालिए कि ये आपको कितना एडवांटेज देगा, अभी बताता हूं, ठीक है। और 99% H एटम के लिए सवाल आएगा, तो H एटम आते ही आप जेड का रख दोगे। लाइए मैं मदद करता हूं। अगला नोट, फॉर H एटम, अच्छा फॉर H एटम जेड क्या हो जाएगा बोलो। अच्छा यहां भी n डाल सकते हो आप सजाने के लिए कि nth ऑर्बिट में स्पीड इतनी होगी। फॉर H एटम जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आपका ये वाला फॉर्मूला क्या बना, VH वेलोसिटी इन हाइड्रोजन एटम 2.18 इंटू 10 टू दी पावर 6, जेड की वैल्यू 1 रख दीजिए अपॉन n। अब बताइए यदि मैं 1 रखूंगा तो 1 रख देना, 2 रखूंगा तो यहाँ 2 रख देना, यहाँ 3 रखूंगा तो यहाँ 3 रख देना। समझ गए कैसे स्पीड निकाल सकते हो अलग अलग ऑर्बिट में, आपका कितना काम बच जाएगा। या ऐसे समझो या ऐसे समझो, ऐसे समझो या ऐसे समझो। अब आ जाइए तीसरी हेडिंग, हेडिंग नंबर 3, टाइम पीरियड।
टाइम पीरियड को तमीज से कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक क्या बेटा ना। चलो हाँ, अब आते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या चीज है देखिए, तो बेटा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तो टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम बराबर हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब बताइए यदि मुझे ये टोटल टाइम निकालना है टी, तो भैया डिस्टेंस उसकी 2πr हो जाएगी और स्पीड उसकी v है। यही तो हुआ, यदि टोटल टाइम पीरियड, मतलब टाइम पीरियड को टोटल बोलते नहीं, टाइम पीरियड ही होता है वो टाइम पीरियड, तो टोटल डिस्टेंस 2πr हो जाएगी, स्पीड से डिवाइड कर दो। नोट्स में आपको यहीं तक मिलेगा। अब मैं यहां आपको चाहो तो एक स्मार्टनेस ऐड कर सकता हूं। एक्चुअली ये तीसरे नंबर की हेडिंग है, तो मैंने क्या सोच के नोट्स बनाए हैं, ठीक है, कि वैसे ही आपके लिए पेन थोड़ा सा भर गया है कि ये भी याद करना, ये भी फैक्टर याद करना, क्योंकि जरा सी भी गलती होगी तो आगे के सेकंड थर्ड ऑर्बिट के सबके आंसर गलत हो जाएंगे। तो मैंने ये यही छोड़ दिया है। इसका मतलब ये है, ये तीसरे नंबर की हेडिंग है। आपसे पूछेगा टाइम पीरियड निकालो पहली ऑर्बिट में, टाइम पीरियड निकालो दूसरी ऑर्बिट में। सुनो, यदि पहली ऑर्बिट में टाइम पीरियड निकालना है तो 2πr1 अपॉन v1 करना पड़ेगा। दूसरी ऑर्बिट में टाइम पीरियड निकालना है तो 2πr2 अपॉन v2। अब r1 आपके पास यहां निकल चुका है, यहां से v1 यहां से निकल चुका होगा, वो यहां सेट कर देना, टाइम पीरियड निकल जाएगा। ऐसे ही यदि यहां से r2 निकालना, यहां से v2 निकालना, ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, यहां से ये यहां से t2 निकल जाएगा। अब आजिए, लेकिन एक और स्मार्टनेस ऐड कर सकते हो आप, देखना चाहो तो देखिए। ये तो बेसिक हो गए, टुक टुक टेस्ट मैच वाला तरीका हो गया। अब सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। आपका टी आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चेक करो, और आपका टी वी के इनवर्सली जा रहा है, चेक करना। आर ऊपर आ रहा है, वी नीचे आ रहा है। आर एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था, वी एन के इनवर्सली है, आर एन स्क्वायर के डायरेक्टली था, वी एन के इनवर्सली थी, तो इसका मतलब टाइम पीरियड एन क्यूब के प्रोपोर्शनल हुआ। किसके हुआ? एन क्यूब के। ये एक बार अपने आप करना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। यानी टाइम पीरियड एन क्यूब के प्रोपोर्शनल है। इससे एक एडवांटेज उठा सकते हो, यदि वो पेन झेल सको तो। आप एक काम करो, T1H याद कर लो, T1H याद कर लो। क्या मतलब? एक मिनट, मैं आपको डाटा लिख के दे देता हूं, ठीक है। T1H याद कर सको तो ये आता है 1.52 इंटू 10⁻⁻16 सेकेंड। मुझे याद नहीं, मैंने देख के लिखा है, मैं साफ बोल रहा हूँ। 1.52 इंटू 10⁻⁻16 सेकेंड। ये याद कर सको तो, यदि आपको लगता है नहीं ऑलरेडी बहुत पेन है आपके लिए, भाई यहां तो मैं आपसे कहूंगा राजी राजी नहीं कह रहा, याद करो। अब यदि T1H यानी यदि पहली ऑर्बिट में हाइड्रोजन की पहली ऑर्बिट में टाइम पीरियड यदि ये हो, ठीक है, टाइम पीरियड ये हो, तो अब आप बताइए T2H करने के लिए क्या करना पड़ेगा। T2H मतलब इस वैल्यू को थोड़ी देर के लिए मैं x बोल देता हूं। सुनो, इस वैल्यू को x बोल दिया है मैंने, इस वैल्यू को x बोल दिया है। दिव्यांश गलत, अक्षर ठीक। तो पता है T2H, मैं आंसर लिख देता हूं, मेरे बस की बात नहीं, सबको हर बात हर चीज समझाना। 8x होगा, समझ में आया? T2H क्या होगा? 8x होगा। T3H, अरे भैया n क्यूब है, जब वो दूसरी ऑर्बिट में जाएगा तो 2 का क्यूब होगा, 2 का क्यूब होगा। और तीसरी ऑर्बिट में 3 का क्यूब होगा, यानी 27x होगा। आइए मैं आपको सवाल कराता हूं एक्चुअल में, तब आपको समझ में आएगा कि मैं ट्रिक्स क्यों बता रहा हूं, ये ट्रिक्स बता क्यों रहा हूं। देखो 41.04 क्या, अच्छा तू एक्चुअल में निकाल रहे। आइए मैं आपको सवाल बताता हूं, देखिए कि ये मैं तैयारी आपकी क्यों करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर है 12.8 एक्सरसाइज का, है ना, एक्सरसाइज का 12.8। आसान है, आसान है, आसान है। द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ एच एटम, द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑफ एच एटम, यानी पहली, उसने n इक्वल टू 1 खुद से नहीं बोला। अब इनर मोस्ट तो 1 ही होगी ना, सबसे अंदर वाली ऑर्बिट। हाँ, ये वाली ट्रिक नोट्स में नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये वाली ट्रिक नोट्स में नहीं है, इतना हिस्सा नोट्स में नहीं है बेटा, इतना हिस्सा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्रॉप करके अपने नोट्स में ऐड कर लेना। नोट्स मैंने यहीं पे छोड़ दिया है टाइम पीरियड में। आप ये वाली ट्रिक समझ में आ गई तो इसको यूज करना चाहो तो कर लेना, है ना। हाँ, तो क्वेश्चन ये है 12.8,
कि यदि इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम यानी n इक्वल टू 1, आपको R1H दे रखा है, वो दे रखा है 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। अब थोड़ा देखिए, इसको राउंड ऑफ कर दिया है और उसको साइंटिफिक नोटेशन में कर दिया है। तो उसने ये पूछा है व्हाट आर द रेडियाई ऑफ n इक्वल टू 2 and 3 लेवल। क्या अब आप R2 निकाल सकते हो या नहीं? क्या करना है R2 निकालने के लिए बताइए? 4 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। R3 निकालने के लिए 9 का मल्टीप्लाई करना है। इसलिए मैंने ये पहले बता दिया था कि क्या करते हैं, और ये सवाल आए हुए सवाल है। अब आ जाइए 12.7 क्वेश्चन नंबर 12.7 सुनिए। यूजिंग बोर मॉडल कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम इन 1 to 3 लेवल। यानी जब वो पहली ऑर्बिट में है, मैंने कहा ना 99.99 हाइड्रोजन के लिए, तो पहली ऑर्बिट के लिए यहां 1 रख देना, दूसरी ऑर्बिट के लिए यहां 2 रख देना, तीसरी ऑर्बिट के लिए यहां 3 रख देना। समझ में आ गया? इसमें क्यूब नहीं करेंगे। और अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, इसी में, कैलकुलेट द ऑर्बिटल पीरियड इन ईच ऑफ दीज लेवल्स। आपको ऑर्बिटल पीरियड भी निकालना है, T1 T2 T3 भी निकालना है। अब समझदारों को इशारा काफी है, ये सवाल कैसे करना है। T1 मैंने आपको रटा दिया, T2 में 8 का मल्टीप्लाई करना, T3 इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देना। आज की क्लास पता ही नहीं चली कब खत्म हो रही है। हाँ, अभी नहीं पता चलेगी, क्योंकि मैं अभी तीसरी मीटिंग भी लूंगा तीसरी मीटिंग। ये हो गई 3, है नहीं। अब चौथी हेडिंग देखिए। हाँ बिल्कुल बालक क्वेश्चन है बेटा, यही एटीट्यूड होना चाहिए, बच्चा क्वेश्चन है बिल्कुल। एक बार आपने जो ट्रिक पकड़ ली, ठीक है, चलिए अब आ जाइए। ये 3 हेडिंग हो गई, रेडियस निकालना है, स्पीड निकालना, और कौन सी क्या निकाला, टाइम पीरियड। अब तीसरी है, चौथी हेडिंग, टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। टोटल एनर्जी, टोटल। तो देखिए सबसे पहली चीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मोशन में है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पोटेंशियल में भी है। एक सेकंड बेटा। हाँ, तो देखिए बेटा, पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, 1 पॉइंट चार्ज ये रहा, 1 पॉइंट चार्ज ये रहा, 2 पॉइंट चार्ज आपस में पड़े, r डिस्टेंस की दूरी पर है, तो 2 पॉइंट चार्ज जब r डिस्टेंस की दूरी पर होते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी k Q1 Q2 अपॉन r होती है कि नहीं? तो यही फॉर्मूला लगा रहा हूं, k की जगह k, Q1 की जगह प्लस जेड ई, Q2 की जगह माइनस ई अपॉन r। तो पोटेंशियल एनर्जी आगे निकल के -k/Z(E²) अपॉन r। अब हम में से कई लोगों की शिकायत, आज तो नहीं, हो सकता है आज भी हो पढ़ते समय, अब क्यों प्लस माइनस ले लिए? यहां पे भी तो फॉर्मूला था Q1 Q2। तो हमें, मैं पहली यूनिट से समझाते हुए आ रहा हूं कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी है जो स्केलर क्वांटिटी है, इसमें चार्ज जैसा होगा वैसा ही लेना पड़ता है। ये मैंने तभी समझाए थे, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे फोर्स हो, उसमें चार्ज का साइन नहीं लेते। ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होते, जैसे है मतलब पॉजिटिव में ही जनरेट करना पड़ता है मैग्नीट्यूड। तो इसलिए यहाँ पे साइन नहीं लिए, जबकि Q1 Q2 यहाँ पे भी था, यहाँ साइन लेना पड़ेगा। तो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी भी तो है इसमें, हाफ mv², बेसिक फॉर्मूला है। अब अच्छी बात यह है कि mv² हमारा परोसा हुआ है, देखो mv² की वैल्यू कितनी है, kZe² अपॉन r। ये रही हमारी पोटेंशियल एनर्जी, ये रही हमारी काइनेटिक एनर्जी, है ना। मैंने हाफ की जगह हाफ, mv² वहां से चिपका दिया। अब वैसे तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दो इंडिपेंडेंट रिलेशन होते हैं, इनका आपस में कोई संबंध, कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन यहां है, स्पेशल केस है ये। एटम, जब तक इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर होगा उसमें एक स्पेशल केस देखने को मिलेगा। क्या? यदि मैं आपसे कहता हूं, आपने पोटेंशियल निकाल ली, काइनेटिक निकाल ली, आप Pe अपॉन ke करिए, तो पोटेंशियल एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी कर रहा हूं मैं। तो पोटेंशियल एनर्जी है, देखो k Z E² R। मोस्टली चीजें तो कट गई, जो नहीं कटा
माइनस नहीं घटा, हाफ नहीं घटा, तो ये -2 आएगा, करके देख लेना कॉपी पेन लगा के -2। तो इसका मतलब पोटेंशियल इक्वल टू हियर -2 के, हियर मतलब कंडीशन अप्लाइड है। ये रिलेशन आप नॉर्मल जैसे स्प्रिंग खींच के छोड़ दी वहां नहीं यूज कर सकते। एटम के अंदर आपको ये सुविधा मिल गई है कि पीई और केई आपस में कोरिलेटेड है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, ये रिलेशन याद रखना है। कंडीशन अप्लाइड क्यों लिखी? क्योंकि केवल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल है ये, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब टोटल एनर्जी निकाले, टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी कैसे निकलेगी? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी कैसे निकलेगी? अब पीई -2 ऑफ के है, पोटेंशियल एनर्जी -2 ऑफ के है, प्लस के, तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई? -के ई, यानी टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस, और के की वैल्यू क्या रख दू? के ई कहां? ये रहा, के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। सुनना मेरी बात, फिर से सुनना, ये रिलेशन पे बॉक्स मारा है मैंने एक तो, और टोटल एनर्जी मैंने क्या की? -के ई आ गई, इसे भी याद कर सकते हो। टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में ये रिलेशन है, ठीक। और E इक्वल टू आ गया ये। अब आप एक चीज और बताना, ये वाली E R पे डिपेंडेंट है ना, ये वाली एनर्जी R पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में हो सकता है, तो अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग एनर्जी होगी कि नहीं? अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग रेडियस होगी, इसलिए अलग अलग एनर्जी होगी। तो अब देखिए E इक्वल टू -kZe² अपॉन 2, वो मेरा Z और 2 एक सा लग रहा है, इसको ढूंढी 2 मार देता है ना, 2। अब क्या लिखने को रह गया? R, और R मिट गया, मैं यहां लिख देता हूं। R कितना था? 0.529 n² अपॉन Z एंगस्ट्रॉम। देखना यही था ना, था कि नहीं था? मैंने -kZe² 2 सब लिख दिया, बस R की वैल्यू ये लिख दी। और फिर आपके लिए ये प्रूव करने को आई नहीं है हर्ष, कभी प्रूव करने को, लेकिन अब नसीब ही खराब हो तो बेटा क्या कर सकते हैं ना। अब आपके लिए फिर एक और चीज तैयार करके दे रहा हूं मैं। हाँ, ये तब भी आपको मिल जाएगा डिफरेंट बुक्स में। इसमें केवल देखो Z इंटू Z² हो गए, ऊपर आएगा है ना Z² और एक n²। देखो Z इंटू Z² और ये n², बाकी सब तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है ना, तो ये आएगा, इसे याद कर लेना, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे याद करो, या यहां पे n लगा के याद करो, मैं यहां लिख देता हूं। ऐसे याद करो, या यहां पर n वर्ड जैसे हमने बाकी सब में लगाया है। सब कैलकुलेट कर करा के, इवन इस एंगस्ट्रॉम को भी सॉल्व कर करा के आपके लिए ये पेश कर दिया है कि -13.6। हाँ, आज आपको थोड़े से कुछ चीजें पेन है याद करने चाहिए। -13.6 Z² अपॉन n² EV। माइनस साइन क्यों आया? माइनस साइन आ रहा है, मैं ये कैसे बताऊं क्यों आया? यहाँ पोटेंशियल एनर्जी डोमिनेट कर रही है ना, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है। आपने जब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जोड़ी तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव थी और वो डोमिनेट कर गई काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है, इसलिए। हाँ, लेकिन एक बात जरूर मैं बता सकता हूं, जब भी किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी नेगेटिव आए, हाँ, अरे वाह अक्षत, वेरी गुड। हाँ, मेरे बताने में पहले अक्षत ने आंसर दे दिया। बाकी देखिए, जब भी किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी नेगेटिव आए तो उसका एक ही मतलब होता है कि वो सिस्टम किसी अट्रैक्टिव फोर्स से बाउंड है। यदि, फिर से सुनो, यदि किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी नेगेटिव आए, जो कि यहां आ रही है, इसका मतलब वो सिस्टम बंधा हुआ है। आप देख सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी नेगेटिव है तो वो Fe से बंधा हुआ है ना। अट्रैक्टिव फोर्स वहां डोमिनेट कर रही है। एक्चुअली देखिए, है ना, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रही है, वो उससे बंधा हुआ है। जब तक इसके साथ माइनस साइन चलेगा, जब तक वो बंधा हुआ चलेगा, ठीक है। अभी आइए एक काम करते हैं, एक और मीटिंग थोड़ी देर दी लीजिए। मैं पूरा तो नहीं करा पाऊंगा, तो मैं पूरा तो नहीं करा पाऊंगा। मुझे लगने लगा कि नहीं, मुझे लगा शायद मैं एटम करा दूंगा, पर अब मुझे ही लगने लगा कि जल्दबाजी हो जाएगी। इसको लास्ट करके खत्म करते हैं ना, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कहां गया? हाँ, तो ये क्या है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एनर्जी किसकी? किसी भी एटम की, किसी भी एटम में। और यदि हम इस सवाल को देखिए, हम इसको मिटा के, हाँ, लेकिन एक छोटा सा सवाल और करते हैं, छोटा सा, एक मिनट, फिर मैं मिटाऊंगा।
सवाल है हमारा बहुत आसान सवाल 12.5 एक्सरसाइज का 12.5 वो कह रहा है द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 eV। मतलब ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी इतनी ईवी है, -13.6 eV। ठीक, कितना आसान सवाल है। व्हाट आर द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। यदि इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट में एनर्जी इतनी हो तो इसी स्टेट में उसकी काइनेटिक क्या होगी, पोटेंशियल क्या होगी। तो बेटा यदि टोटल एनर्जी इतनी है तो बेटा काइनेटिक एनर्जी के लिए ये रिलेशन यूज करिए, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई प्लस का 13.6 eV इस रिलेशन का यूज करके, और पोटेंशियल एनर्जी इस रिलेशन का यूज कर लीजिए, इसका इस रिलेशन का यूज कर लीजिए कि P इक्वल टू, क्योंकि एटम के अंदर तो ये सुविधा है ही ना कि काइनेटिक एनर्जी का -2 से मल्टीप्लाई कर दो, पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। तो ये सवाल। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताता हूं, ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम की ये एनर्जी दे रखी है, आप खुद निकाल के देखिए। यदि ये फॉर्मूला हाइड्रोजन के लिए यूज करूं, यानी Z इक्वल टू 1 और फर्स्ट ऑर्बिट N इक्वल टू 1, तो -13.6 eV ही आएगी ना। बाकी मैं करके दिखाता हूं, बाकी मैं करता हूं, है ना। देखिए देखिए एक मिनट थोड़ा सा और पढ़ा देता हूं, फिर फ्री करता हूं, है ना। एक एनर्जी, जब यहां तक आए तो एक एनर्जी लेवल डायग्राम और है, एक एनर्जी लेवल डायग्राम और है। मैं इस फॉर्मूले को या तो देखो E लिख लीजिए या एनर्जी इन nth ऑर्बिट लिख लीजिए, -13.6 Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर eV, ये आ रहा है ना। चलो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहां अट्रैक्टिव फोर्स से बंधा हुआ है ना। ठीक है, अब यदि ये फॉर्मूला स्पेशल केस हाइड्रोजन के लिए यूज किया जाए, स्पेशल केस फॉर H एटम, तो Z आपको 1 रखना है, बस खत्म कहानी। अब इसका मतलब फॉर H एटम, मैं बार बार बोल रहा हूं, अब H एटम की बात कर रहे हैं, मैंने करी भी सारी बातें H एटम के लिए। तो En कितनी आ गई, -13.6 अपॉन N स्क्वायर eV, क्योंकि Z मैंने 1 रख दिया। थोड़ी देर और देख लो बेटा, बस बाकी थोड़ी देर और। अब देखिए यदि मैं फर्स्ट ऑर्बिट की निकालूं, फर्स्ट ऑर्बिट इन फर्स्ट ऑर्बिट, तो E1 कितना आएगा, आपको -13.6 अपॉन 1 स्क्वायर करना पड़ेगा, ये आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान लो मैं आपसे कहता हूं इन सेकंड ऑर्बिट, तो E2 -13.6, आपको यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा -3.4 eV। यहां पे थोड़ा सा देखो, आप याद नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आपको वहां आ सकती है, याद कर लोगे तो बेटर है, यानी ये एक दो चीज भी याद हो जाए तो बेटर है। अब आ जाइए इन थर्ड ऑर्बिट E3, आपको -13.6 अपॉन 3 स्क्वायर, -1.51 eV आएगा ये। इन फोर्थ ऑर्बिट, सर परेशान क्यों कर रहे हो, हम समझ गए सर, क्यों कर रहे हो, समझ गए, कोई बात नहीं, फिर भी परेशान हो, मेरी आदत है। 4 स्क्वायर, ये आएगा -0.85 eV। अब आप गौर से सुनना, जब वो फर्स्ट ऑर्बिट में है तब भी माइनस साइन है, जब वो सेकंड ऑर्बिट में है, ठीक। यार मुझे पता है कभी कभी क्या लगता है, सुनो देखिए, मुझे क्या लगता है कि मैं सबसे ज्यादा परेशान उससे तो खैर हुई हूं जो आ रहे हैं उल्टे सीधे नामों से आ रहे हैं, मुझे डिस्ट्रेस कर देते हो, मैं तो उसको इग्नोर मार रहा हूं, चाहे वो कि भैया देखो कोई है ग्रुप में, भैया देखो कोई एक्स्ट्रा इस नाम है, मुझे लगता है वो क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं यहां जाता हूं। अब बताओ अब क्या कर सकते, जबकि मैंने बोला अब क्या कर सकता हूं मैं, अब मैं उधर ध्यान दूं या इधर ध्यान दूं, छोड़ो उसको बस। हाँ देखिए बेटा क्या कर रहा हूं मैं, रुकिए। हाँ तो मुझे चैट बंद करनी पड़ेगी फिर फाइनली आपसे भी, फिर मैं पढ़ाऊंगा आपसे, कन्वर्सेशन चैट से भी नहीं हो पाएगा, लीव इट। तो देखिए यहां पे भी माइनस साइन है, यहां पे भी माइनस साइन है, ठीक, यहां पे भी माइनस साइन है, माइनस। जब तक माइनस साइन जीवित रहेगा, जब तक अट्रैक्टिव फोर्स की हिंट आती रहेंगी, जब तक माइनस साइन आता रहेगा अट्रैक्टिव फोर्स की हिंट आती रहेंगी। मतलब बता रहा हूं माइनस साइन क्या शो करता है एनर्जी में, कि वो अट्रैक्टिव फोर्स से बना है, अभी भी माइनस है, अट्रैक्टिव फोर्स है वीक तो हो रही है। अब ये माइनस साइन हटेगा कब, जब मैं एन इन्फिनिटी डालूंगा, इनफाइनाइट डालूंगा, तो ई इनफाइनाइट -13.6 अपॉन इनफाइनाइट 0 आएगा ना। हाँ अब माइनस साइन हटा,
इनफाइनाइट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को बाहर करो पहले, इनफाइनाइट का मतलब होता है रेंज से बाहर, मतलब ही यही होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की रेंज से बाहर जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की पकड़ से बाहर जाएगा, देखो जीरो आ गया, माइनस साइन हट गया। और क्या बातें हमें सीखनी है इन सब में, इन डाटा से हमें क्या सीखनी है, इन सब में सबसे लोएस्ट एनर्जी देखो यही है, मोस्ट नेगेटिव एनर्जी है, सबसे लोएस्ट एनर्जी ये है। क्लियर है ना, सबसे लोएस्ट। तो क्योंकि ये सबसे लोएस्ट एनर्जी है, सिंस एनर्जी इक्वल टू मिनिमम, एनर्जी ये मिनिमम है, मिनिमम, इससे कम है ही नहीं, तो इसका मतलब स्टेबिलिटी पे कमेंट करेंगे तो ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी है, यानी इलेक्ट्रॉन लो। अब मैंने कहा ना मैथमेटिकली भी साबित करूंगा, बस उस समय मैंने 5, 10, 15, 20 अपनी मर्जी से ले लिए थे डाटा, लेकिन फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी इतनी होगी, सेकंड ऑर्बिट में इतनी नेगेटिव होगी, थर्ड ऑर्बिट में इतनी होगी, सबसे कम ये रही मोस्ट नेगेटिव एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी स्टेट है, मैक्सिमम स्टेबल स्टेट है, इसे ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं। अब ये कौन सी एनर्जी ऑर्बिट है, ये बाकी सारी एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट है, सब एक्साइटेड स्टेट है, लेकिन इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। अब ये नाम समझिए, इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे इसको, यानी n इक्वल टू 2 है, नंबर के हिसाब से n इक्वल टू 2 है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट है, इसको बोलते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट। समझ गए होगे सिमिलरली थ्योरम से, ठीक है। अब आ जाइए, इसको मुझे मैं ना ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं, ठीक है, कि इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करिए, ग्राफ बनाइए। तो अब ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या करने जा रहा हूं, पहले तो अपने बोर्ड पे से जगह खाली कर रहा हूं। ये होता है हमारा बेटा ग्राफ, किसका है, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई होती है, मैं इस वाली एक्सिस को जूम कर रहा हूं, ठीक है। देखिए पहले तो समझिए, मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट को जूम कर दिया, ठीक है। क्यों किया है बताता हूं, क्योंकि मेरी जो एनर्जी है वो नेगेटिव ही चल रही है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, 11, 12, 13, 14। एक्चुअली हमें एक टॉपिक और होता है, उसको पढ़ा के खत्म करता हूं, एनर्जी लेवल डायग्राम। एक होता है एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऑफ एच एटम। देखिए जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में पहली ऑर्बिट में था, पहली, तो उसकी एनर्जी कितनी थी, -13.6। अब -13.6 लगभग यहां आएगा, तो इस -13.6 पे एक लाइन खींच दीजिए और यहां लिख दीजिए n इक्वल टू 1, जो ये इशारा कर रहा है, और यहां पे वैल्यू लिख सकते हो -13.6, जो ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट ऑर्बिट में होगा तो उसकी एनर्जी का लेवल ये होगा, गिरा हुआ होगा नीचे, -13.6 सबसे नीचे है ये। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में था तो कितनी एनर्जी है, -3.4, तो -3.4 लगभग यहां आएगा, यहां आएगा ना, यहां पे खींच दीजिए, दिस इज n इक्वल टू 2, कि जब इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में होगा तो उसकी एनर्जी भर चुकी होगी। देखो ग्राफ में भी आ रहा है ना, ऊपर आ गई एनर्जी, ग्राफ में भी तो आ रहा है ना, जो जितना ऊपर उसमें उतनी ज्यादा एनर्जी, n इक्वल टू 2। और कहां पे खींचा है मैंने, -3.4 पे खींचा है। तीसरी वाली क्या है, -1.51, जो लगभग यहां आएगी, दिस इज n इक्वल टू 3, -1। अब समझ में आ रहा होगा कि मैंने 3-4 क्यों निकाली है यार, कम से कम मैं 3 या 4 लाइन तो दिखाऊं, केवल एक दिखा के क्या कर देता मैं, तो कम से कम। अब ऐसी अगली एनर्जी लेवल क्या है, -0.85, तो -0.85 लगभग यहां पे खींच दीजिए, दिस इज n इक्वल टू 4। एनसीईआरटी ने तो बहुत सारे दिखा रखे, देखिए मैंने तो तब भी 3-4 दिखाए, ये वाला गौर से देखिए, एनर्जी लेवल डायग्राम, ये ठीक, ये ग्राउंड स्टेट है, बाकी सारी एक्साइटेड स्टेट है, सब एक्साइटेड स्टेट है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। एक चीज और नोटिस करिए, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है इनर एटम, वो कंटिन्यूअस नहीं निकली, -13.6 के बाद सीधे -3.4 पहुंची है, बीच में कोई एनर्जी लेवल नहीं है, कोई एनर्जी लेवल नहीं है, यहां नहीं मिलेगा इलेक्ट्रॉन, यहां नहीं मिलेगा, यहां के बाद सीधे यहां मिलेगा, यहां के बाद सीधे यहां मिलेगा, यहां के बाद सीधे यहां मिलेगा। अब एक और चीज, ये है 0, भैया ये सबसे पॉइंट 0 है ना, यहां पे डल जाएगा n इक्वल टू इनफाइनाइट,
ये इनफाइनाइट लिखा है, हो सकता है कैमरे में नहीं आ रहा हो, मुंह से बोल देता हूं इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट पे आके एनर्जी जीरो हो गई थी और जीरो हो गई थी। अब इसके बाद तो एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी ना भाई, जीरो के ऊपर पॉजिटिव, ठीक। एन इक्वल टू इनफाइनाइट का मतलब अब ये जीरो हो गया, फ्री हो गया। लेकिन अभी रुको जरा, रुको, आप इसमें पहली बात तो ये देखिए कि एनर्जी लेवल डायग्राम, बस इसी डायग्राम को एनर्जी लेवल डायग्राम बोलते हैं। हाँ बहुत बनेंगे बिल्कुल, अरे बहुत सारी लाइन रुकेंगी नहीं। अब देखिए एक चीज और, ये इसके इस जीरो के नीचे, इस जीरो के नीचे जो लाइनें बन रही है वो डिस्क्रीट बन रही है, डिसकंटिन्यूटी में बन रही है, डिसकंटिन्यूअस में। इसके बाद सीधे एनर्जी ये होगी, इसके बाद एनर्जी ये होगी, इसके बाद एनर्जी ये होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है, वहां न्यूक्लियस की चल रही है, न्यूक्लियस जैसे चाहेगा वैसे घूम रहा है वो। लेकिन यदि आप यहां आ गए तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, इलेक्ट्रॉन आपके हाथ में आ गया। अब उसको तुम जो चाहे वो एनर्जी दे सकते हो, जो चाहे। अब आप बताइए यदि इलेक्ट्रॉन आपके हाथ में आ गया तो आप उसे 1 eV एनर्जी दे सकते हो, 1 eV, हाँ खींच दिया 1 eV पे, माना ये 1 है। आप उसे 0.5 eV एनर्जी दे सकते हो, हाँ दे सकते हैं, यहाँ लाइन खींच जाएगी। 0.8, हाँ 0.2, हाँ 0.3, हाँ 0.8, हाँ 0.9, हाँ 0.6 है। इन शॉर्ट इतनी सारी लाइनें खींचेंगी, इसका मतलब समझिए। कोई बताएगा इस शेडिंग का क्या मतलब है? कंटिन्यूअस ग्राफ हो गया ये। अब मतलब उसे फ्री करने के बाद जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, आप उसमें जो चाहो वो एनर्जी भर सकते हो। तो 0 भी मिलेगी, 1 भी मिलेगी, 2 भी मिलेगी, 2.5 भी मिलेगी, 1.5 भी मिलेगी, आधा भी मिलेगा, पौवा भी मिलेगा, है ना? क्या देखो यहां तक तो सबको समझ में आ जाता है, लेकिन ये जो कंटिन्यूअस शेडिंग है ये समझ में आई या नहीं आई? ये जो कंटिन्यूअस शेडिंग है, ये नीले रंग से जो शेडिंग की है ये कंटिन्यूटी में, पहले तो ये लाइन खींची, फिर अचानक से ग्राफ कंटिन्यूअस कैसे हो गया? आया ना समझ में? क्योंकि उसके बाद तो कितनी भी लाइन खींचते जाओ, लाइन खींचते जाओ, इनफाइनाइट लाइन बनेगी, कंटिन्यूटी में जीतेंगी। आज के समाचार समाप्त हुए, नमस्कार। ठीक है, थैंक यू बेटा अक्षय।